अभी एक मेरा एक फ्रेंड है अनुपम तिवारी, उसकी नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आ रही है डब्बा काटल करके। अगर टाइम मिले तो आप देखना उसको, बड़ा अच्छा है उसका। तो जैसे वो है बंदा, वो झारखंड से, बोकारो से। अब कोई झारखंड बोकारो से अगर मुंबई में कर रहा है काम, तो ये मतलब वो चीज़ मुझे मोटिवेट कर देती है। ऐसा लगता है मुझे कि चलो मेरे तो थोड़ा पास में है, तो वहीं कहीं ना कहीं सब। और रौनक भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, बहुत ज़बरदस्त। क्या चल रहा है? जो चलना था वो चल ही रहा है। अच्छा स्ट्रगल फेज़ है, अच्छे से चल रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। स्ट्रगल में ही मज़ा है। ऑब्वियसली स्ट्रगल में मज़ा है, तभी तो आदमी कुछ जा पाता है। अगर स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह लेंगे तो फिर वो बेकार हो जाती चीज़ें। स्ट्रगल में क्या मज़ा है यार? मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो स्ट्रगल में मज़ा है उस समय बोलते हैं जब स्ट्रगल से बाहर आ गए होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मतलब मगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल में, स्ट्रगल एक्चुअली किन के लिए होता है सच बताऊं तो मैं, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं उनके लिए स्ट्रगल नहीं होता। जो लोग सक्सेस नहीं होते हैं वो फिर स्ट्रगल का नाम देते हैं। ये एक मेरा मानना है एक तरीके से। ऐसा भी तो होता है ना कई बार कि आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ कर रहे हैं लगातार और उसमें आपको मज़ा आ रहा है तो स्ट्रगल लगता ही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर जैसे कि मैं जाता हूँ कभी मुंबई में अपना ऑडिशन देने, मैं वीरा देसाई गया, मैं वर्सोवा गया, मैं आराम नगर गया, जुहू गया, बैंड्रा, बैंड स्टैंड, मैं एक दिन में 10 जगह हुआ। तो वो मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं अपने जो मैंने चुना है खुद से, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं है कि नहीं मैं 9 to 5 जॉब में जा रहा हूँ लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। वो मेरे लिए स्ट्रगल हो सकता है कि मेट्रो में जाके उतरूँ, फिर मैं ऑटो करूँ, फिर मैं ऑफिस जाऊँ, अपना कार्ड पंच करूँ। मेरे लिए कार्ड पंच करना भी स्ट्रगल है फिर, जो मेरा मन की चीज़ नहीं है तो। लेकिन वहीं अगर मैं बस में जा रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, ऑटो कर रहा हूँ, या मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल भी जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए मज़ा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कि मन का अपने काम मन हो की रहा है। चीज़ कर रहा हूँ। यार बहुत बहुत कम लोगों में मैंने देखा है कि ये स्ट्रेंथ होती है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग दे विल कंटिन्यू टू डू व्हाट दे रियली वांट टू डू। मतलब जो करना चाहते हैं वो लगातार करते रहें। प्रेशर तो हर जगह से रहता है, करेक्ट। फैमिली का प्रेशर रहता है, ये सक्सेस का प्रेशर रहता है, फिर अपन दोस्तों को देखते हैं कि कुछ नहीं तो स्टेबल लाइफ हो गई है उनकी। करेक्ट, ये मैं भी सोचता हूँ कई बार। स्टेबल पैसे आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ गई, शादी हो गई है, फिर आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं एंड यू आर इन द स्ट्रगलिंग फेज। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? देन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर डिसीजन। बट स्टिल जो आई सीन यू, आप तो खुश रहते हो, स्ट्रगल में खुश रहते हो। मतलब मेरे को तो ये बात पता है कि इंडिया के अंदर इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन एक्टर, दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। आई मीन यू आर एन एक्टर। एस्पायरिंग का मतलब होता है टू डू एक्टिंग ऑन अ लेवल जहाँ पे आप रिकॉग्निशन आपको मिले, रिकॉग्निशन के लिए नहीं बट यू नो, तो उसको अच्छे से करने के लिए। हाँ करेक्ट, एक खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। ये हाथ थोड़ा ऐसे कर लेना माइक, हाँ बस जस्ट, हाँ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीज़ होती है। जैसे कई बार मैंने बहुत सारे दोस्त जो अभी अच्छा कमा रहे हैं, अपना कॉरपोरेट में कर रहे हैं, किसी का बिजनेस भी है, तो वो मतलब वो ऐसा लग रहा है वो स्ट्रगलिंग फेस में हैं अभी, दे आर अर्निंग वेल, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब वो मुझसे मिलते हैं, यार तू बड़ा मज़े में रहता है, कैसे रहता है, मतलब क्या करता है, ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ क्योंकि यार जो मेरी मन की चीज़ है ना वो मैं कर रहा हूँ, अभी नहीं हो रही है, या मैं जो चाहता हूँ या जिस जरिए में जाना चाह रहा हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करते हुए। होगा नहीं होगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो मेरा पाथ है वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ? उसमें मज़ा आ रहा है मुझे। ये मतलब मैं जाकर अगर फ्री में भी कोई प्ले की एक्टिंग कर लूँ तो वो कहीं पर 70,000 80,000 या लाख रुपए की महीने की नौकरी करने से आपके लिए मैंने की है ना। जैसे जो आप बोल रहे हो कि मैं फ्री में भी अगर किसी प्ले की एक्टिंग कर लूँ तो वो मैंने की है। उसमें जो मुझे मज़ा आया वो शायद, मैंने जॉब भी की है, मैंने 2 साल 3 साल मैंने सिविल इंजीनियर, वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने जॉब भी किया है। तो उसमें मैं रात में होती थी, मैं 9 to 6 होता था मेरा, अमेरिकन ऑफिस होता था, तो वहाँ मैं जाता था करता था, लेकिन वो मज़ा नहीं। पैसा भी अच्छा मिल रहा है, अच्छा खर्च कर रहे हैं हम, कपड़े खरीद रहे हैं, डिओ खरीद रहे हैं, परफ्यूम महंगे महंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन एक जैसे मैं थिएटर जाता हूँ, 2 महीने तक उन्होंने बिठाए रखा मुझे। जो सर थे उनका नाम दिनेश अलावत, तो मैं उनके साथ, वो मुझे बुलाते थे, बिठालते थे। 2 महीने उन्होंने बिठाया मुझे कि तू बैठ और देख,
तो बैठ के देख, उसी में ही मज़ा आता था मुझे। ये क्या स्टोरी, मतलब हाउ डिड यू रीच देयर, कैसे पहुंचे? अब इसका स्टोरी का तो ऐसा ये है कि मतलब बतानी तो मेरे को तब चाहिए थी कि जब शायद कुछ कर लेता था, लेकिन मैं चलो अभी बता दे रहा हूँ कि मैं ऐसे ही आ गया था दिल्ली, पता तो था नहीं कि हाँ कैसे करते हैं थिएटर वगैरह एंड ऑल। तो लेकिन इतना पता था कि NSD करके कोई चीज़ है तो वहाँ चलते हैं। तो ये भी नहीं पता था NSD क्या होता है? हाँ, नहीं सिर्फ ये पता था NSD है, वहाँ कोई स्कूल है जिसमें पढ़ाते हैं एक्टिंग के लिए, एक्टिंग को लेके, डांस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो वहाँ चला गया मैंने, ये कहाँ होता है प्ले, तो उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे कि यहाँ होता है वहाँ होता है, ऐसे पर्टिकुलर किसी ने नहीं बताया कि यहाँ जाके आप इनसे मिलोगे तो हो जाएगा। मैंने ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर एक दोस्त मिला कि यार कहीं थिएटर होता है, प्ले होता है, ड्रामा होता है तो बता दो मुझे। तो उन्होंने कहा कि शंकर मार्केट है तो वहाँ होता है। अब नए नए दिल्ली में है, 10-5 दिन हुए हैं, तो शंकर मार्केट कहाँ है ये भी नहीं पता। फिर किसी से पूछा भाई शंकर मार्केट किधर है, कि CP के पास है। तो CP भी नहीं पता वो CP किधर है। तो ऐसे ही पहुँच के राजीव चौक पहुँच गया कि राजीव चौक है या CP है, तो वहाँ पहुँच के CP पहुँच के शंकर मार्केट पहुँचे। शंकर मार्केट एक नीचे पान वाला, सिगरेट वाला है, उससे पूछे मैंने भाई यहाँ प्ले ड्रामा वगैरह कुछ होता है? कि हाँ होता है, ये सारे हो रहे हैं। तो मैंने देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ नीचे दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, ज्वेलरीज़ की दुकानें हैं। तो मैंने कहा हाँ कहाँ है यहाँ पे, कि आप देख लो यहीं होता है। फिर मैं एक दुकान पे जाकर पूछा भैया यहाँ प्ले कहाँ होते हैं, कि यहीं ऊपर होते हैं। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये दुकानें जो है उनकी छत पे सारे प्ले होते हैं। मतलब उनको भी मैं बता दूं, जो लोग हैं जो करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है थिएटर और ड्रामा के बारे में, तो उनको बता दूं अगर वो दिल्ली आके थिएटर करना चाहते हैं तो वो शंकर मार्केट आएँ। कनॉट प्लेस, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ आप निकलोगे शंकर मार्केट मिलेगा, नीचे दुकानें हैं, ऊपर सारे थिएटर ग्रुप्स हैं। कौन से नंबर गेट से निकलना है वो भी बता। 7 या 8 है, वहाँ से शंकर मार्केट की तरफ पहुँचेगी। वो बहुत फेमस एरिया है, नीचे वो कड़ी चावल पापड़ भी मिलते हैं, जैन साहब जो हैं अपने जैन चावल वाला, हाँ वहीं पे। तो आप जाओगे ऊपर तो काफ़ी सारे, बेला थिएटर हो गया, मास्क थिएटर हो गया, मंच आप सबका हो गया, तो है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे एक सर से मिला था जो मैं अपना नाम ले रहा था, दिनेश अहलावत। तो उनसे मिला मैं, तो उन्होंने बोला था कि क्या है, मतलब आप क्यों आए हो? मैंने सर मेरे को एक्टिंग करनी है ऐसा करके। तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या कीड़ा कहाँ से काटा आपको? तो मैं कह रहा था उनसे सर कीड़ा वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ करना था। कि नहीं ऐसे तो करना तो सभी को होता है, आप कल किसी को मन हुआ वो आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने नहीं सर था तो बचपन से कि मैं करना कुछ ऐसा चाहता था कि लोग मुझे देखें, सारी चीज़ें जो मन की चीज़ रहती है बचपने में जो सोच लेता आदमी, तो मैं आज बड़े होकर भी वही सोच रहा हूँ कि ठीक है बैठो। तो मैं बैठा, कल आओ, कल भी बैठा, परसों, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना हो गया, 2 महीनों में बैठा ही था। पता नहीं वो क्या कर रहे थे, कुछ नहीं करवाया। नहीं और आप भी मतलब 2 महीने तक वहाँ पे जाके सिर्फ बैठ के देखते रहे क्या? हाँ लिटरली, मतलब मैं वहाँ जा रहा था, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2 महीने बाद वो मुझसे बोले कि एक प्ले है तुम्हें बस वो सामान उठाना है। मैंने सर उसमें एक्टिंग करनी पड़ेगी? कि नहीं एक्टिंग नहीं है, जब वो लाइट फेड आउट होंगी ना तो वहाँ टायर और बेंच वगैरह जो होगी वो आपको अपने विंग्स में ले जाने, हटा देने। मैंने कहा चलो ठीक है कर ले, तो कुछ हिस्सा होगा इस चीज़ का, सीख लेंगे इसमें भी। तो वो 10 दिन 20 दिन जो प्ले हुआ उसमें इतना 2 महीने मुझे इतना पता चल गया था कि हाँ यहाँ से टायर हटाना है इस टाइम पे, ये बेंच हटानी है, कुर्सी हटानी है, जो भी प्रॉप्स होते हैं वो हटाने हैं और फिर लगाने हैं। तो वो किया। फिर उसके बाद 1 महीने एक प्ले चल रहा था कि यहाँ पे करेगा थोड़ा सा। मैंने हाँ सर करूँगा। तो फिर वहाँ पे कुछ 1 मिनट का रोल होगा तो वो मैंने किया था, और इसके बाद धीमे धीमे मतलब थिएटर में अच्छा करने लगा। नहीं पर मेरे को ये दिस इज़ फैसिनेटिंग कि वहाँ पर 2 महीने आप लगातार गए, बैठे रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तुमने कोई सवाल नहीं पूछा, और वहाँ क्या मेंटल मतलब समझ में आ रहा था कि ये क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ? एक्चुअली क्या होता है, जो शुरू के 10 दिन 20 दिन होते हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। नहीं ये समझ में आ रहा था कि ये करना क्या चाह रहे हैं मेरे साथ। नहीं मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। तो मैंने उनको पूछा, मज़ा आ रहा था। हाँ अच्छा लग रहा था कि देख के, जो हमने कभी नहीं देखा। जैसे मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ, मुरैना ग्वालियर के पास एक शहर है, तो वहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा, थिएटर वेटर का तो कुछ है ही नहीं उस तरीके से कि प्ले क्या होता है, ड्रामा कैसे होता है, क्या करते हैं, मोनोलॉग्स क्या होते हैं, किस किस के ब्लॉक जो होते हैं, जिसको जहाँ खड़ा होना है वहीं खड़ा होना है, पिच कितना हाई होना चाहिए थिएटर के अकॉर्डिंग। तो वो देखने में मज़ा आ रहा है, वो टेक्निकलिटी पता चल रही थी। अच्छा, आप बैठ के एब्जॉर्व कर रहे थे कि चल क्या रहा है यहाँ तो वो उस चीज़ में भले ही एक्टिंग नहीं मिल रही थी वहाँ पे, आपको कोई रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन वो इतना पता चल रहा था कि हाँ ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं
वो आपको पता चल रही। फिर 2 महीने हो गए तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि मैं यही चीज़ चेक कर रहा था कि तुम सीरियस हो या नहीं हो, क्योंकि इतने बिल्कुल डोले सोले बना के, बिल्कुल चिजल्ड जॉ लाइन होती हैं, बाल खड़े हुए हैं, बहुत लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं। वो आए, उन्होंने 10 दिन बैठे हुए, लेकिन उसके बाद उनका ऐसा यार ये तो कुछ करा ही नहीं रहे, निकलो यहाँ से, ख़त्म करो। तो मुझे वो पता करना होता है कि बंदा कौन सीरियस है कौन नहीं है, उस हिसाब से टेस्ट कर रहे थे आप। हाँ, बेसिकली वही था। और उसके बाद फिर क्या जर्नी शुरू हुई इसमें, क्या धीरे धीरे उसके बाद जैसे मैंने थिएटर अपना चालू कर दिया था, 1-2 मिनट के रोल मुझे मिलना शुरू हुए थे। फिर एक बंगाली प्ले है, नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर था, तो वो मिक्स था, कॉमेडी और नेगेटिव जो होता है वो आपको करना है। और दूसरा था बंगाली लैंग्वेज में होना चाहिए, तो बड़ा टफ था। कर वो कोई और रहा था, तो जिस बंदे को दिया गया था वो नहीं आ रहा था, वो आया नहीं था किसी वजह से। तो जो सर थे हमारे दादा, तो उन्होंने बोला कि तू करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ, मतलब ऑब्वियसली, मतलब जो भी आप दोगे मैं तो करने के तैयार हूँ, मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ, इतने टाइम से मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि आप कुछ तो दो मुझे, तो आज आप अगर दे रहे हो तो मैं करने को तैयार हूँ। कि ठीक है, तो एक काम करो, ये अपनी लाइन्स वगैरह ये याद करके आओ। वो सब बंगाली में? हाँ, वो बंगाली में थी, लेकिन वो ट्रांसलेट उन्होंने हिंदी में दिया था उन्होंने, लेकिन जो एक्सेंट होना चाहिए वो बंगाली होना चाहिए। तो फिर वो मैंने पढ़ी, तो वो अच्छा प्ले हुआ, काफ़ी प्ले हुआ। उसी दौरान मेरे को जो अपना पाताल लोक, आपने वेब सीरीज सुना होगा, तब उसका ऑडिशन चल रहा था यहाँ दिल्ली में, तो वहाँ से कॉल आया मेरे को, तो मैं वहाँ पे गया था। बहुत छोटा सा रोल है, काफ़ी अच्छा है। अब आपको तो काफ़ी कुछ आपने अपनी बात हुई थी, कट भी कर दिया था। हाँ, वही मेन वेब सीरीज़ में से। तो मेन चीज़ क्या, 2-3 दिन का शूट था मेरा, लेकिन उसमें जैसे आपको पता है कि बहुत कैंची चल जाती है रील्स पे, तो वही हुआ थोड़ा सा। इतना उसका गम भी नहीं था, ये था कि अपन अगर स्क्रीन पे आ रहे हैं हम लोग, कुछ तो उतना काफ़ी है, चालू हो रहा है कि कुछ मतलब स्टार्ट हुआ। मतलब आप स्टेज पर, आपको इतना ही नहीं पता था कि शंकर मार्केट कहाँ है, थिएटर कहाँ होता है। उससे अगर आप किसी स्क्रीन पे आ रहे हो, अमेज़ॉन प्राइम की वेब सीरीज़ पे आ रहे हो, पाताल लोक में, जो काफ़ी हिट भी रही है अपने टाइम पे, अभी भी काफ़ी लोग देखते हैं, अगर उसमें भी आपको अगर कुछ सेकंड्स का, मिनट का रोल भी मिल जाता तो मेरे लिए बड़ी बात थी। तो वो उसको बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के उस चीज़ के लिए। मतलब मैंने ये देखा है, कोई अगर ऐसा बोल देता है ना कि मुझको एक्टर बनना है अपने देश में, तो कुछ चंद लोगों को छोड़कर बाकी सब का बहुत नेगेटिव उस पर व्यू होता है कि क्या करने जा रहा है ये, या लड़की बोल दे तो और ही बुरा होता है। करेक्ट। और मतलब घर वाले भी प्लस बाहर वाले भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। करेक्ट। बट मानना पड़ेगा उन लोगों को जो लगे रहते हैं इतने लंबे समय तक, लगे रहते हैं। तो आपका ये जो मोटिवेशन होता है, ये कहाँ से निकलता है? क्या एक ऐसी चीज़ है जो लगातार पुश करते जा रही है उस डायरेक्शन में कि यार नहीं, करेंगे? जैसे मैंने बहुत सारे मेरे जब मैंने अपना थिएटर ज्वाइन किया था उस वक्त, तो बहुत सारे लोग आए, मुझसे पहले थे जो वहाँ कर रहे थे, कुछ लोग मुझसे बाद में भी आए, लेकिन वो चले गए, वो गायब हो गए, वो मुझे दिखे नहीं उस चीज़ के लिए कि मतलब सीरियस थे या उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी रहा होगा उनका, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं रुका रहा, मेरे फ्रेंड्स और भी हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक फ्रेंड है अनुपम तिवारी, उसकी नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ आ रही है, डब्बा काटल करके, अगर टाइम मिले तो आप देखना उसको, बड़ा अच्छा है उसका। तो जैसे वो है बंदा, वो झारखंड से, बोकारो से। अब कोई झारखंड बोकारो से अगर मुंबई में कर रहा है काम, तो ये मतलब वो चीज़ मुझे मोटिवेट कर देती है। ऐसा लगता है मुझे कि चलो मेरे तो थोड़ा पास में है, तो वहीं कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, भले वो बहुत दूर का सपोर्ट। हाँ, वो बहुत दूर, लेकिन एक सपोर्ट क्या रहता है ना, किसी से चाहिए नहीं हमें, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक कि मैं खुद नहीं उस चीज़ के लिए हो सकता कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए किसी भी तरीके से। मुझे 10 बंदे आके बोले, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, तो भले ही बोलते रहे, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर क्यों ना आके बोल दें कि नहीं ये तू कर सकता है, हम तेरे साथ हैं, जब तक मुझ में हिम्मत नहीं है मैं नहीं कर पाऊँगा। और भले ही मेरे फैमिली मेम्बर मुझे नकार दे कि नहीं ये तुझसे नहीं होगा या नहीं कर पाएंगे, हम तेरा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर मेरे अंदर है उस चीज़ के लिए हिम्मत, तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। अब ऐसे कितने बड़े बड़े एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप सारे लोग जानते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, सबसे बड़ा नाम, सबसे पहले यही नाम आ जाता है। पंकज त्रिपाठी हो गए, और भी इतने बड़े लोग हैं जो 8-8 10-10 साल से लगे हुए थे
कहीं कोई ज़्यादा फैमिली ही, का सपोर्ट नहीं ज़्यादा था। ही बहुत गरीब परिवार से आके और लगे रहे थे। गरीब परिवार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फैमिली सपोर्ट तो नहीं था। ये नहीं था कि तुम करो, हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये था कि उनके अंदर खुद की इतनी हिम्मत थी कि नहीं, हमें करना है तो यही करना है। और वो बोलते भी हैं कि हमें तो कुछ आता भी नहीं था कि जो और कुछ कर ले, कि हमने तो कोई और पढ़ाई नहीं, हम तो यही पढ़ के आए थे और इसमें भी कुछ ना करें तो फिर तो बेकार है। तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा मोटिवेट कर देती कि हाँ, ऐसा तो मैं भी हूँ कि मुझे तो और भी कुछ नहीं आता। मैंने सिविल इंजीनियर की है, जॉब भी किया, लेकिन वो नहीं पता मेरे को आज के क्या होता है उसमें। लेकिन मुझे यहाँ पे चीज़ें पता है, कैसे करते हैं, कैसे ऑडिशन होता है, कैसे कास्टिंग होती है। कास्टिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अपनी अपनी। अगर किसी को जाके तुम पूछोगे किसी के भाई कास्टिंग में क्या होता है, तो जैसे नवाज़ भाई बोलते हैं कई बार कि मुझे बोल देते थे कई बार, यू आर अनफिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। एक रिच लुक चाहिए होता है आजकल। तो आजकल मतलब नवाज़ भाई को रिच लुक में ले लेंगे, पहले नहीं लेते थे। नाम हो गया अब तो, अब नाम हो गया, तो अब रिच लुक में वो हैं, भले ही उनकी शक्ल वैसी ही है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो वैसा ही है, जो फिजिक है वो सेम है, लेकिन अब वो रिच लुक में है। पंकज त्रिपाठी हैं, वो पहले गांव का रोल, गुंडा का रोल, छपरी रोल सारे करते थे, लेकिन आज वासेपुर वाला, आज वो सारी चीज़ें करते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन का भी रोल वो कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल रोल करा था एक वेब सीरीज में। हाँ, वो कौन सा था याद नहीं आ रहा, वेब सीरीज हॉटस्टार पे था। हाँ। अब जैसे एक एग्जांपल लो, अगर रिच लुक की बात करते हैं, जब हम लोग कास्टिंग पे जाते हैं कि नहीं आप रिच लुक में मैच, मुकेश अंबानी जी को आप रिच लुक में कैसे ले लोगे? चलो ठीक है, मुझे वो ब्रांड के कपड़े पहनते होंगे, 1.5 लाख का 1 करोड़ का शूट वो पहनते होंगे, लेकिन रिच लुक कैसे दे दोगे? वो मुझे समझ में नहीं आता कई बार कास्टिंग का। कैसे जज करते थे कास्टिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो स्ट्रगल फेज में चल रहा है। फिर वही कास्टिंग वाले एक्टर्स के पीछे भी जाते हैं कि हम आप हमारे पास आ जाओ, एक रोल है आपका, तो फिर एक्टर का भी अच्छा लगता है कि वो नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, आपके पास इतने पैसे हैं। वो ब्लंटली पैसे भी बोलते हैं। कमर्शियल सिनेमा में वो जाते हैं कि मैं तो इतने लूँगा ही लूँगा, आप बताओ क्या करना है। तो इतने समय में क्या बात समझ में आई कि मतलब अगर आप एक्टिंग में कूद रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? मतलब जितना मुझको दूर से समझ में आता है, मेरे को तो ये लगता है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो कुछ नहीं है, बट सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए एक्टिंग। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है ना, तो फिर आप एक्टर बनने क्यों जा रहे हैं? मतलब एक तो होता है आजकल के बॉडी बनाकर आ गए, या चिसल्ड जॉ लाइन, या फिर यू नो, मतलब यू आर नॉट एन एक्टर बट यू आर अ बॉडी बिल्डर। वो बहुत इंडिया में ट्रेंड चला अभी, बाल अच्छे से करवा लिए और यू नो फिज़ीक अच्छी बना ली। अब बट मेन चीज़ होती है कि एक्टिंग, अगर आपको एक्टिंग आती भी है तो वो जो रिच लुक बोल रहे हो, इट डजंट मैटर मच। आपको तो क्या लगता है? एक्चुअली समझा कौन? कास्टिंग डायरेक्टर ठीक है, अपने हिसाब से वो चीज़ें बताते हैं कि नहीं हमें एक रिच लुक चाहिए, और कहीं हद तक वो लगता भी है कि चलो ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन हो तो बढ़िया अच्छा गोरा चिट्टा होना चाहिए उस चीज़ के लिए। एक रिच है, जो अमीर है वो हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे ही, वो जो अमीर है वो गोरा है, जो गरीब है वो काला है या साफ है, उस टाइप का वो ये है सबका। आपके भी होगा, मेरा भी होगा कि नहीं यार ये गोरा है तो अच्छा खासा घर से होगा। तो जो आप पूछ रहे थे कि एक्टिंग के लिए मतलब क्या एक्टिंग होना ज़रूरी है, ये जैसे आप सिंगिंग किसी शो में जाओगे तो आप बिना किसी संगीत विद्या के आप नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। आप किसी म्यूज़िक वाले में गए, किसी बैंड में गए, आप मैं गिटार बजा लेता हूँ लेकिन आपको आता नहीं है, लेकिन आप इतना जानते हो कि मैं टिंग 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 कर लूँगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। वैसे ही एक्टिंग है, लेकिन जो आ जाते हैं ना, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल चिज़ल्ड जॉ लाइन होनी चाहिए, परफेक्ट बॉडी, जो दिल्ली, चंडीगढ़ या और जगह से जाते हैं, MP, हरियाणा से जाके कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, एक अपीयरेंस है मेरा कि मैं अच्छी स्क्रीन पे अच्छा लगूंगा, लेकिन उससे काम होता नहीं है एक्चुअली। स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। जैसे हम डांस सीखते हैं, शुरू से लेकर हम डांस सीखते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। गिटार हम सीखते हैं कि कॉर्ड कौन सी होनी चाहिए, कैसे हमें बजाना चाहिए, वैसे ही एक्टिंग है कि आप नीचे से, बहुत सारे लोग मुंबई से लौट के क्यों आते हैं, प्रॉब्लम यही है। वो जो चीज़ें फैला देते ना कि नहीं यार वहाँ तो बेकार है, होता नहीं है, वो यही प्रॉब्लम है कि सीख के नहीं जाते हो। मैं मुरैना या ग्वालियर से डायरेक्ट मुंबई जा सकता था, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि नहीं पहले हम सीखेंगे फिर उसके बाद जाएंगे।
फिर तो वो डेस्टिनेशन है, लक है, हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड भी घूम रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक्टिंग तो आपको आनी चाहिए। और दूसरा ये जो बोलते हैं कि मेथड एक्टिंग होता है, ये होता है, वो मुझे नहीं लगता। जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है, आप उसको पढ़ रहे हो, एक बार नहीं 10 बार उसको पढ़ो अच्छे से, और आपको वो समझ में आ गया, आपने वो पूरा कैरेक्टर अपने अंदर ले लिया है, तो वो निकाल आती चीज़ें। मेथड वो मुझे समझ में नहीं आता। रूम बंद कर लिया हमने और बैठे हुए हैं 2 दिन, अब मैं चला जाता हूँ, अब निकल के आएगा मेरा। मेथड एक्टिंग को भी करने का जो तरीका है वो लोगों को पता नहीं है, और वो रूम में बंद करके और बहुत सारी चीज़ें कर मतलब सुन के करने लगते हैं कि हाँ ये मैं कर लेता हूँ, बातें बहुत हैं। हाँ सुन के कर ले तो मैं ऐसा कर लेता हूँ तो ठीक है, कर ले, हो गया। लेकिन वो नहीं, जब आप कैमरा चालू होता है तो नहीं होता। जैसे मैं एक बार एक ऑडिशन दे रहा था, दिल्ली में था, और उस वक्त तो मैं दिल्ली में था, तब हौस खास में एक ऑडिशन चल रहा था मेरा। तो वहाँ सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं भी पहुँच गया था वहाँ पे। तो मुझे लगा यार यहाँ तो एक से एक स्मार्ट लड़के हैं, 6 फुट हाइट है, 6.5 फुट हाइट है, गोरे हैं, बाल बढ़िया उनके बने हुए, करीने से कड़े हुए, प्रॉपर बियर्ड बनी हुई उनकी। मैंने यार यहाँ तो इसके आगे तो होने ही नहीं है अपना तो कुछ किसी भी तरीके से। फिर जब वो ऑडिशन देने आया लड़का, तो कास्टिंग डायरेक्टर बोला एक्शन, एक्शन बोलने के बाद वो फंबल करने लग गया। मैंने यार ये हटाओ। मैं उस दिन से समझ गया कि नहीं, ये शक्ल वाली चीज़ नहीं है। एक एक्टिंग आपके अंदर होनी चाहिए। एक्टिंग भी ना हो तो एटलीस्ट जो शब्द हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए, डायलॉग जो है वो याद होने चाहिए आपको। अगर डायलॉग्स अगर आपको प्रॉपर याद हैं तो एक्टिंग निकल जाएगी, फिर एक्टिंग कहीं ना कहीं निकल आएगी। अब तो कास्टिंग्स का इतना अच्छा हो गया है कि पहले तो घूमते रहते थे इधर उधर सारे लोग, मतलब जो भी हमारे बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल किया। अब तो कुछ स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ रह रहा हूँ मुंबई में, तो उसका सारी चीज़ें ये फ़ोन पे आ जाती हैं। वीडियो, एक वीडियो बना के भेज दो आप, हम स्क्रिप्ट दे दे रहे हैं, तो बनाया और भेज दिया। और वो 10 लोगों को ही भेजते होंगे, 20 लोग 50 लोगों को भेजते होंगे, फिर वो देख के अपना शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। हाँ, वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि ठीक है आप 5 में से 10 लोग हैं, आप अब हमारे ऑफिस आ जाइए। फिर वहाँ कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है उनका, मेन ऑडिशन होता है उनका। तो ये अब थोड़ा सा सटल हो गया है इसके बाद, कोविड के बाद। कई बार इंडियन फिल्म्स में बहुत जगह अगर आप डांस अच्छा करते हो तो आप फेमस हो जाते हो। कई एक्टर्स ऐसे हैं जो दे डांस वेरी वेल, करेक्ट, तो वो डांस के नाम पे ही फेमस हैं। कुछ लोग बॉडी अच्छी बनाए हुए हैं तो उसके नाम पे फेमस है, बट अल्टीमेटली इट ड्रॉप्स डाउन टू एक्टर हो तो एक्टिंग आनी चाहिए। करेक्ट। अब ऐसे तो है ना, अब आपका पेट निकला हुआ है, जॉ लाइन नहीं बनी हुई है, बाल आपके नहीं है, डज नॉट मैटर। एक्टिंग मतलब वो जो प्रोफेशन है वो एक्टिंग का है, तो उसका मतलब आपको एक्टिंग आना चाहिए, वो सबसे प्राइमरी चीज़ है। वो अब है, वो पहले अब होता जा रहा है, अब ऐसा होता जा रहा है सारी चीज़ें। मतलब अब तो चाहिए, एक्टर ही चाहिए जो अच्छी एक्टिंग कर सके, जो स्क्रिप्ट पढ़ के कैमरे के सामने बोल सके, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जो पैसे दे के आ रही है, मतलब उनको मज़ा आए देखने में। अब ऐसे डांस के लिए तो मतलब बहुत है, सिंगिंग के लिए बहुत है। अब हिमेश रेशमिया जी आए, उन्होंने एक्टिंग की, वो नहीं चले, जबकि बहुत बड़ा नाम है, वो 10 पिक्चरें लाइन से कर सकते हैं, लेकिन जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही उनको। सोनू निगम है, वो भी आए। मतलब जनता बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई है इस चीज़ में। एक तो जो वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न एंटरटेनमेंट आ गया है ना, करेक्ट, उनका वहाँ से बहुत इन्फ्लुएंस होके आ गए ना कि वो लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वो देखने में मज़ा क्यों आता है, यहाँ देखने में क्यों मज़ा नहीं आता। स्टोरी प्लॉट, अब मतलब हीरो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रादर स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। अब ये होता जा रहा है, जैसे वेब सीरीज चल रही है, ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो राइटर है, बहुत अच्छा लिखता है, काफ़ी उसने वेब सीरीज़ और सीरियल्स में लिखा हुआ है। तो वो एक एक चीज़ पे इतना ध्यान देता है कि हाँ, अगर ये 1 सेकंड या 1 मिनट का डायलॉग है तो वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए ना कि वो लोगों को मज़ा आए कि यार मज़ा आ गया ये डायलॉग सुन के। तो वो चीज़ अब इतना ध्यान दिया जा रहा है ना उस पर, स्क्रिप्ट राइटिंग पे। जैसे कि मेरा अभी उसकी मूवी आ रही है तवाई करके मूवी, मराठी मूवी, तो उसने उसकी राइटिंग में था, असिस्टेंट भी कर रहा है उसको। वो इतना अच्छा लिखा गया है ना उसको कि अब जो पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर आके राइटर के ऊपर चढ़ जाता था कि नहीं एक काम करो, इसमें आइटम सॉन्ग डाल दो थोड़ा सा तो मज़ा आ जाएगा। ये लिटरली होता था
मतलब राइटर्स के ऊपर ये लोग बैठे रहते थे हमेशा, रहता था, हाँ। क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, उसको करना भी पड़ेगा। सलीम साहब भी यही चीज़ बोलते थे, और भी बड़े बड़े राइटर भी यही चीज़ बोलते हैं कि हम लोग अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन उनको चाहिए थोड़ा सा कि नहीं यार एक काम करो, यहाँ पे 2-3 और मुक्के घुसेड़ दो कि और मारे इसको थोड़ा सा, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है। एक काम करो, 2 आइटम सॉन्ग और डाल दो। अब राइटर भी दिख रहा है कि सर कैसे कर दूँ, कि नहीं डालो, और उसको डालना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रोड्यूसर को भी समझ में आ रहा है, डायरेक्टर को भी समझ में आ रहा है, और राइटर को तो समझ में आ ही रहा है कि नहीं अब ऑडियंस किस तरफ जा रही है और क्या सोच रही है, वो चीज़। मतलब सब इतना कुछ चेंज हो रहा है ओनली बिकॉज ऑडियंस इस हाँ इसीलिए ना, एजुकेट, क्योंकि ऑडियंस नहीं देख रही। अब ऐसे तो मूवी का नाम नहीं मैं ले सकता कि हाँ ये मूवी नहीं देखने जा रही, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनता को भी पता है कि वो लोग नहीं देखने जा रहे हैं जो मूवी बन जाती है, जो कमर्शियल सिनेमा जो हम लोग बोलते हैं, वो नहीं देखने जा रहे हैं लोग बाग। लेकिन आप वहीं देख लो कि अभी कुछ मूवी रिलीज़ हुई है, बहुत छोटे छोटे प्रोडक्शन की है, लेकिन वो अच्छा उनको मिल रहा है कि हाँ ये मज़ा आया है देख के, तो वो रिकमेंड भी करते हैं, तो और लोग भी देखने जाते हैं, क्योंकि स्टोरी मेन तो होता ही है। जब तक स्टोरी नहीं होगी तो कितना भी अच्छा, नवाज़ ने भी मूवी करी है, नवाज़ भाई ने मूवी करी है, लेकिन उनकी भी नहीं चली ना, तो स्टोरी तो मेन होती है। बाकी डांस मैंने मतलब अपन ने साथ में पार्टीज़ की काफ़ी साथ, हाँ तो मैंने देखा है यू डांस वेरी वेल, बहुत अच्छा डांस करते नहीं हैं। इतना तो मैं डांस मुझसे तो बहुत अच्छा करते हैं। डांस तो हमेशा ऐसा रहता है ना कि ये भी मतलब चीज़ें- बचपन से ही आता है कि सीखा है धीरे धीरे? नहीं सीखना ऐसा कई बार ये रहता है ना, जैसे कि मेरी फ्रेंड है, वो बिहार से है, वो डांस करना चाहती है लेकिन उसको नहीं आता डांस, वो उसकी बॉडी पता नहीं स्टिफनेस होती है ना, वो नहीं, वो स्टेप नहीं हो पाता वो। तो मुझे ऐसा लगता है, एक तो चीज़ें चलो होती हैं कि बॉन्ड वाली चीज़ें होती हैं कि आप बिल्कुल बाय बर्थ आ गया आप में, एक चीज़ होती है सीखने वाली, लेकिन डांस का मुझे ऐसा लगता है ना कि सीख के नहीं हो पाता यार। ऐसे कैसे, मतलब कुछ स्टेप्स जो आप करते हैं वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिना सीखे या प्रैक्टिस करे आदमी कैसे कर लेगा उसको? अगर वो कर रहा है, अगर कोई भांगड़ा भी कर रहा है तो वो एक स्टेप भांगड़ा का कर लेगा, लेकिन आप उसको देख लोगे कि नहीं इसको नहीं आता है। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसको नहीं आता है, इसने सीख के थोड़ा सा वो कर लिया है वो चीज़ है। लेकिन जो इनबिल्ट होता है, जो फ्लेक्सिबल बॉडी होता है, वो मुझे ऐसा लगता है बाय बर्थ ही होता है। मेरे को याद है 2-3 साल पहले, आई थिंक कोविड के पहले की बात है, अपन 7-8 लड़के इकट्ठे हुए रखे थे और वहाँ पर कोई गाना चला था और आपने किन्नर का डांस किया। मतलब यार मैंने उससे ज़्यादा ओरिजिनल किन्नर का डांस नहीं देखा होगा। मतलब क्या डांस था, मतलब प्रॉपर उसी तरीके से गोल घूमना, प्रॉपर उसी तरीके से मैं वही तो बता रहा हूँ। ये कहाँ से, ये बिना सीखे कैसे आ गया है? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ना ही मैंने वो सीखा, और ये कोई सीखने वाली चीज़ तो है नहीं कि अगर कोई किन्नर है, मतलब 5 मिनट में वो 3 साल का एंटरटेनमेंट हो गया। मतलब वो आज जब भी मैं याद करता हूँ रौनक का डांस। और भी जो लोग थे, जो फ्रेंड्स थे हमारे साथ में, तो वो लोग आज भी कहते हैं कि नहीं आप, जैसे अभी कुछ दिन पहले पार्टी के, नहीं वो वाला डांस करके देखा, नहीं यार ऐसे थोड़ी, नहीं कर, तो फिर वो क्लोज एनवायरनमेंट में होता है। फ्रेंड्स में तो नहीं यार ऐसा नहीं होता, और भी लोग बैठे होते कि नहीं करेगा तो, क्योंकि मज़ा तो आता है उसी में। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो उसमें वो नहीं आता, जब सीखने वाली बात नहीं होती। अब ये कोई डांस सीखने वाला थोड़ी होता, वो तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्वेशन होता है कि हाँ ठीक है आपने ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये कैसे चलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो रहता है, इनबिल्ट रहता है एक एक्टर में ऑब्जर्वेशन। अगर मैं मेट्रो में भी जाता हूँ ना, तो कि ये बंदा कैसा खड़ा हो, ये कैसे बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये किस तरीके से चल रहा है, कैसे इसकी अदाएँ हैं, कैसे हाव भाव हैं, तो वो चीज़ें देखने में मज़ा आता है। अब ये सिखाने वाली चीज़ है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। मतलब कहने का मतलब है कि इस आर्ट के लिए, एक्टिंग के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और नो डाउट, हाँ, और आप जैसे जैसे ऑब्जर्व करते जाते हो वैसे वैसे आप उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते जाते हो अपने अंदर, एंड देन इट बिकम्स पार्ट और इट बिकम्स वेरी नेचुरल टू यू। ये एक एक्सरसाइज भी होती है ऑब्जर्वेशन की। जैसे मेरे एक सर हैं, NSD पास आउट हैं, नेशनल स्कूल ड्रामा से, हैप्पी रंजीत, तो मैं उनके पास जाता था कई बार, तो वो बताते थे कि ऑब्जर्वेशन तुम्हारा इतना तगड़ा होना चाहिए ना कि कहीं कोई बात भी कर रहा है तो वो तुम उसको पकड़ो, यार कैसे बात कर रहा है। उन्हें पता है कि यार ये सिगरेट जला रहा है, कैसे जला रहा है, उसने जलाया, ये मतलब सिगरेट भी आदमी 10 लोग अलग अलग तरीके से जलाते हैं ना। हाँ, पीते भी अलग तरह से, पीते भी अलग तरीके से, कोई ऐसे पी रहा है, कोई ऐसे पी रहा है, कोई ऐसे पी रहा है। जैसे मेरे दादाजी थे, वो ऐसे पीते थे बड़े तरीके, कुछ लोग ऐसे पीते हैं, किसी को नहीं पीना आता तो वो भी ट्राई करते हैं, तो वो भी ऑब्जर्वेशन है कि यार इसको नहीं पीना आ रहा है तो वो कैसे पी रहा है।
सबसे बेमन से मैंने किसी को सिगरेट पीते देखा तो यूं पकड़ कर हाँ, ये मेरे ख्याल से सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिगरेट पीने वाला। मतलब पीने का मन नहीं है पर पी रहे हैं। लेकिन पी रहे हैं, आता नहीं है लेकिन पी रहे हैं, ये बदबू भी ना आ जाए तो हम उतना थोड़ा सा पी लें और फेंक दें, अंदर में नहीं जा रहा। लेकिन जो तो ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, वो आपका इतना तगड़ा होना चाहिए ना कि अगर कोई बंदा सिगरेट जला रहा है, पी रहा है, धुआं कैसे निकाल रहा है, तो ये पता होना चाहिए आपको। पी के साइड में निकालते, कुछ लोग ऊपर निकालते हैं। हाँ, कुछ लोग हाँ बड़े जो ऊपर निकालते, जो ऊपर निकालते हैं ना वो शो ऑफ वाले होते हैं, उनको पीना नहीं आता। जो अपना साइड में निकाल है ना वो ओरिजिनल होता है। सिगरेट का भी रहता है ना कि मतलब पीने वाले लोग तो देख के पहचान जाते हैं कि सिर्फ मुंह तक लिया कि अंदर गया। हाँ, वो पता चल रहा है कौन माउथ फेकिंग कर रहा है। हाँ। वो आपको पता चल जाएगा कि वो कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन जो पीने वाला होगा तो वो अंदर जा रहा है, उसका प्रॉपर कश ले रहा है, उसका मजा कर रहा है, वो एक दिख जाएगा कि हाँ ही इज़ अ रियल स्मोकर टाइप्स। तो ये चीज़ ना अपना होना चाहिए हर तरीके से ऑब्जर्वेशन। चाहे वो आपका मेट्रो में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कई बार। मेट्रो में कोई लड़का लेडीज सीट पे बैठा हुआ है, अब वो बैठा हुआ है, उसको नहीं पता भैया कि मुझे बैठना है नहीं बैठना है। चलो मान के चलो बाहर से आया है या ऑफिस से आया तो थका हुआ, उसको सीट मिल गई तो वो बैठ गया। वहीं एक महिला आ गई कि नहीं ये तो हमारी सीट है, कि आप क्या हम महिलाएं हैं। तो वो बैठ के बोलता है, एक जोक है इस पे भी, कि बोलते हैं ये हम महिलाएं हैं, तो बोलता है हम दही लाए हैं। तो तुम दही लाए तो खड़े हो, लेकिन हम तो महिलाएं हैं, हमारी सीट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना बड़ी अच्छी, और देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये हम यूज़ कर लें, ये हम यूज़ कर लें, थोड़ा सा आ जाए, और होता भी है। जैसे कि एक मैंने जो प्ले किया था तो उसमें मेरा चोर का रोल था। तो मेरे सर थे, उन्होंने बोला था कि कुछ थोड़ा सा अपना यहाँ का कर सकते हो क्या, मतलब लैंग्वेज। मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, मतलब क्या कि कहाँ से। मैंने कहा चंबल, बेसिक चंबल से हूँ मैं, तो वो यूज़ करो तुम ना। हाँ, ये एक लाइन मैंने सुनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मार्टिन स्कॉर्सेसी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। हाँ। उन्होंने ये बोली, द मोर पर्सनल, द मोस्ट पर्सनल इज़ द मोस्ट क्रिएटिव। करेक्ट। जो जितना आपका पर्सनल, मतलब आप चंबल से आते हो तो बहुत पर्सनल है वो जगह आपकी। करेक्ट। उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव उसमें हो सकते हो, उतना नेचुरल और उतना अच्छा। बहुत सारी, जैसे मैं कई बार मूवी देखता हूँ ना ये चंबल की, तो मुझे ऐसा लगता है काश मैं इसमें होता ना तो मैं और ज़्यादा अच्छा करता, मैं ज़बरदस्त करता उस चीज़ को। लेकिन ये है कि बाई चांस बैड लक नहीं मिला, वो चीज़ होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहाँ कई बार मैं कर सकता था। तो मैंने जो प्ले किया था उस वक्त, तो मैंने अपना जो वहाँ का जो लैंग्वेज है, ब्रज भाषा उसको जो बोलते हैं, हाउ, कहाँ जा रहा हो तू, का मोड़ा कहाँ है तेरा, ये पूरा आगरा, धौलपुर, मथुरा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये पूरा जो है ना वो पूरे एक रीजन का सेम लैंग्वेज होता है, ब्रज भाषा ही बोली जाती है इसमें। तो जब मैंने वो प्ले किया, वो मैंने ख़त्म किया, ये जितना मैं बोल रहा था कहाँ जा रहा हो तू, हम ये नहीं करेंगे, हम ये ना कर रहा, तुझे क्यों ना कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो ऑडियंस मेरे पास आई थी ग्रीन रूम में, मेरे पास इतने लोग मेरे पास मिलने के लिए आए थे कि यार आपने बहुत अच्छा किया, और ये आपने लैंग्वेज पकड़ा कैसे। मैंने कहा मैं बोल दिया बचपन से सुन रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने उनको बोला था कि मैं 1 महीने से इसमें मेहनत कर रहा था। तो वो बहुत अच्छा प्ले हुआ। तो जो आप बता रहे थे ना कि जितना आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुई चीज़ें करोगे तो वो बहुत अच्छे से निखर के आएंगी, बहुत अच्छे से। वैसे देखा जाए ना तो दिल्ली मेट्रो जो है वो अपने आप में ऑब्जर्वेशन की पाठशाला है, लिटरली। मतलब आप एक से एक आइटम मिलेगा उसमें, लिटरली एक से एक आइटम। मैं यहाँ से लॉ फर्म जाता था, राजन प्लेस से बैठता था, अगला स्टेशन करोल बाग, फिर रामकृष्ण आश्रम, करते करते 12 खंबा रोड आता, सीपी के अगला सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाँ 12 खंबा रोड आता, 12 खंबा में उतरता था। 5 से 6 स्टेशन रोज़ आना होता था, रोज़ जाना मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट लगता था जाने में। 10-12 मिनट के अंदर अगर आप आजू बाजू ऑब्ज़र्व करो तो रोज़ डेली बेसिस पे आपको एक से बढ़कर एक आइटम, अब जैसे आप पॉडकास्ट करते हो ना, इतना अच्छे आपको कंटेंट आजकल मिलेंगे ना कि आप कहोगे मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है इस चीज़ को लेकर। अगर मैं किसी भी एक टॉपिक को उठा के अगर बात करना चाहूँ ना, तो मैं एक दिन मेट्रो में चला जाऊँ, मेट्रो इतना लेके आओगे ना अपने लिए कि ये चीज़ मज़ा आ गया आज तो देख के। गर्मी का प्रॉब्लम है नहीं, एसी चलता है मेट्रो में। आप अपना 30 रुपये का टिकट लो मेट्रो में, यहाँ से जाओ गुड़गांव तक, नोएडा निकल जाओ, नोएडा से गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव से द्वारका चले जाओ, एरो सिटी चले जाओ, समयपुर बादली चले जाओ। अब तो और
इतना फैल गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके, गाज़ियाबाद से हरियाणा, अपना यूपी, फरीदाबाद, इतनी जगह पहुँच गई कि आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी ना वो 30 रुपये में, वो कहीं नहीं मिल सकती, वो कहीं नहीं मिल सकती। मतलब जैसे अभी आपने बात की, महिला सामने आके, अब लिटरली कई बार देखने को मिलता है कि लेडीज़ दे कम एंड बोलेंगी नहीं आपसे, बट आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। हाँ, और वो घूरेंगी और देन आपको रियलाइज होता है क्या, अच्छा आपकी सीट पे बैठा आई है। ये महिलाओं के साथ भी नहीं है, कुछ अंकल भी आ जाते हैं, अंकल भी आते हैं कि 60 प्लस होते हैं या 55, जो 55 भी होते हैं उनको भी अगर बैठना होगा तो खड़े रहेंगे और बोलेंगे नहीं। अब आप भी बैठे हो, आप बैठे हो, ऑकवर्ड हो रहे हो, आप थोड़ा इधर भी देखोगे, थोड़ा इधर भी देखोगे, फ़ोन भी चला लिया, आप कितना चलाओगे, थोड़ा तो ऊपर देखोगे, अच्छा अंकल आप हैं, अब बैठेंगे, नहीं बेटा ठीक हो, कोई बात नहीं, बैठो, अब तो आ गया मेरा, नहीं अंकल आप बैठ जाओ, तो क्यों देख रहे थे, फिर जब नहीं बैठना था तो फिर इधर उधर खड़े हो जाओ आप। इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ लोग सीधा बोल देते हैं, भैया हटिए। हाँ, कुछ लोग तो आते बिल्कुल बोल देते कि बेटा वरिष्ठ नागरिक की सीट है, आ जाओ, ठीक है अंकल हट जाते हैं, बैठ जाओ आप। सही है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनका एक पीछे डब्बा लगा दो वरिष्ठ नागरिक वाला। मैं अभी आ रहा था तो कुछ मैंने देखा, एक लड़का मेरे सामने ही बैठा हुआ था, तो मेरी भी आदत है देखते रहने की। वो क्या हुआ यार, इस तरफ से जो ब्लू लाइन है नोएडा वाली, वहाँ से मैं आ रहा था, तो मेट्रो लगभग खाली चलती आ रही थी जब तक राजीव चौक नहीं आता है। राजीव चौक पे बढ़ती है भीड़। तो लड़का मस्त बैठा हुआ था, और वो वही महिला सीट पर बैठा हुआ था सामने वाली, उस पर कोई नहीं बैठता है। जैसी ट्रेन भराती है, सबसे पहला स्टेशन है जहाँ से ट्रेन शुरू हो रही है, सारे लोग ढूंढते दूसरी, उस पर नहीं बैठना, उस पर नहीं बैठेंगे, और कौन सी हट नहीं पड़ेगा। वो वहाँ बैठा हुआ था, और मैंने देखा कि जैसे ही राजीव चौक आया एकदम भीड़। हाँ, वो तो पूरा के अंदर वहाँ से तो, और अपना बस 3-4 स्टेशन बचा था करोल बाग के लिए। तो वो बंदा यूँ बैठा हुआ है, बहुत देर से वो गाना सुन रहा था। जैसे ही राजीव चौक आया, उसने देखा भीड़ आ रही है, उसने आँख बंद कर ली और वो उसने निकाल के कहा, उसने कर ली आँख बंद और वो सोने की मस्त एक्टिंग किया है। ये मैंने भी किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं पहले ऑफिस जाता था, तो मेरा नोएडा में ऑफिस था, तो मैं कई बार मेट्रो से जाता, जैसे मेरा थिएटर होता था दिन में, अपना 4-5 बजे से लेके 8 बजे तक मेरा थिएटर होता था। रात को 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना होता था, तो मैं 8 बजे निकल जाता था राजीव चौक से, वैशाली से ऑटो पकड़ के अपना नोएडा में। तो वहाँ मैं बैठता था। अब पूरे दिन थके हुए हैं, थिएटर भी आपने कर लिया 3-4 घंटे, तो थक तो जाते हैं, लेकिन सीट आपको मिल नहीं रही है कहीं। तो कहाँ मिल रही है भैया, वही 1-2 बची हुई हैं, तो आप बैठ गए। अब बैठे हुए हैं, देख लिया किसी ने, अंकल आ गए, हाँ बेटा, तो झुक गए, नीचे बैठे हुए भैया, ठीक है अंकल बोलते रहो आप। लेकिन अंकल भी कई बार इतने बेशरम मिल जाते हैं ना, वो आपके सिर पर खड़े रहेंगे कि तुझे तो हटना ही पड़ेगा, तू भले ही इंसान है, तुझे थक रहा हो, लेकिन तू जवान है, तो तुझे हटना ही पड़ेगा। वो तेरी गलती है कि तू एक लड़का है और जवान है, तो हटना पड़ेगा, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, सही बात। कोई रिजर्वेशन नहीं है जवान लड़कों। नहीं होंगे थके, आप खड़े हो जाए। हाँ, जबकि मुझे रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जॉब भी करनी है, तो फिर ठीक है, खड़े हो गए और निकल गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेट्रो में, तो मैंने तो आदत कर ली, मैं कितने भी बड़े रूट पे जाता हूँ बैठता नहीं हूँ, खड़ा, मतलब सीट भी खाली है ना अगर, तो कोशिश कर, अगर पूरा ही खाली है तो फिर बट खड़े ही रहो, क्योंकि एक बार बैठ के फिर उठने में ना मज़ा नहीं आता है। फिर तो या तो आप खड़े ही रहता हूँ मैक्सिमम। दिल्ली मेट्रो क्या 1 घंटा 1.25 घंटा तक जाती है। दिल्ली मेट्रो का आपको पता होगा सबसे बेस्ट खड़े होने की जगह कौन सी है? खंबे से टिक के या फिर गेट के कोने पे। जैसे आप गेट से एंटर किए, साइड में आप खड़े हो जाओ, वो तो प्रीमियम प्लेस है, वो मतलब खड़े होने वालों की प्रीमियम प्लेस है, प्रीमियम है वो, मतलब उससे ज़बरदस्त जगह है ही नहीं मेट्रो के लिए। पता नहीं, ये काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे, इसको सुनेंगे कि हाँ ये तो मेरी फेवरेट जगह है। बिल्कुल सही है कि गेट से घुसते ही खड़े हो जाओ यहाँ पर, और गेट खुला, आपको बाहर निकल जाओ, खत्म बात, उसका चाहिए ही नहीं, कितनी भी भीड़ हो। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे चंबल से, मुरैना से आए थे, तो यार मेट्रो घूमते हैं, मेट्रो घुमा दे। मैंने अब मेट्रो कोई घुमा रही है यार, अब वो अपनी लैंग्वेज में अगर बोला कि यार हम ना घूमे कबू, हमें तो घुमा भाई, चलो ठीक है चलते हैं। तो मेट्रो जाके मैं, जो मेरा रहता है कई बार, पहले होता था कि मैं अंदर एंटर किया और वहीं खड़े हो गए, तो बैठने का इतना शौक होता नहीं था कि बैठ लो, खड़े हो गए, तो इतनी खाली पड़ी बैठ लो,
तो वो अपने घूम रहे अपना बैठे हुए हैं, वो उस पर लेडीज़ वाली सीट पे वो बैठा हुआ था, तो कहते हट जाओ भैया। उसको तो नहीं पता, लिटरली नहीं पता कि यहाँ महिला सीट है, उसने पढ़ा नहीं क्या था, वो बैठा ही था। तो कहते भैया हट जाओ। मैं क्यों उठूँ, मैं क्यों उठूँ? कि नहीं हमारी सीट है। कह रहे आपकी सीट कैसे हो गई है? कि नहीं हमारी मतलब ये फीमेल्स के लिए है। तो कहता अच्छा सॉरी। मैंने यार बढ़िया, मतलब तूने अपना चंबलगिरी नहीं दिखाई यहाँ पे। सही काम करा। अच्छा रहा वो लेडीज़ वाले कंपार्टमेंट में वहाँ तो जूते पड़ते हो। वो मारने लगे लोग आजकल वहाँ पर, पता नहीं मुझे तो नहीं अरे पता मैंने देखा है भाई, मेट्रो चल रही है और वो नेक्स्ट स्टेशन पे जहाँ पर भी रुका तो बाहर 2 पुलिस वाले खड़े, जैसे निकला मारने लगे। नहीं अभी ऐसा कुछ लोग गलती से चढ़ जाते हैं उसमें, पता नहीं होता है। नहीं तो कोई ऐसे कोई छेड़खानी करने के लिए जा रहा है या किस लिए जा रहा है, मतलब पता नहीं। पर मैंने तो अवेयरनेस है ना लोगों में कि हाँ पहला डिब्बा महिलाओं का है तो वहाँ तो नहीं जाना है। नहीं कुछ लोग बाहर से आते हैं, उनको नहीं पता होती है ये बात। मैंने बहुत लोगों को देखा है गलती से चढ़ जाते हैं उसमें। अच्छा, बहुत लोगों को देखा है गलती से, अब नहीं पता होता तो फिर वो पिट रहे हैं सारे अपने शहर। नहीं सारे तो नहीं पिट रहे हैं, जनरली उनसे बोल दिया जाता है कि उधर चले जाओ, महिला सीट है, महिला डब्बा हाँ, है। या गलती से अगर चला गया तो ठीक है। 2-3 बार मैंने पिटते हुए देखा है, या तो कुछ किया होगा। हाँ ऐसा हो सकता है। बट हिम्मत देखो आपके, उस कम से कम 150 महिलाएं खड़ी रहती हैं वहाँ। समझ रहे हो, उस पूरे कंपार्टमेंट के अंदर। मैं नहीं जाता। हाँ आपकी हिम्मत कैसे हो सकती है यार? मैं लिटरली मेरे आसपास अगर 5 लड़कियां खड़ी हो जाए तो मेरी आवाज ना निकले वहाँ पे। 150 क्या होता है? और आप घुस जाओ ना अगर, तो वो कुछ भी कर रही हो, कान में वो सुन रही हो, देख रही हो, सारी सारी यूं घूरने लगती हैं आपको कि हाउ डेयर यू, अरे गेट आउट। वही हो गया ना कि बिल्कुल उसमें क्या बोलते हैं, बिल्कुल जो बकरियों के झुंड में बिल्कुल शेर आ गया या कुत्ता आ गया तो सारे देखेंगे उसकी ये कहाँ से आ गया। तो वही चीज़ होगी। मैं तो नहीं जा सकता, मतलब मुझे तो जैसे पता है ना वो उल्टा होता है। वो पता है कैसा माहौल होता है वहाँ शेरों के झुंड में बकरी घुस गई। तू आ कैसे गया यहाँ? गेट आउट। मरना है क्या? तो मरना है क्या? तू यहाँ आ गया। उल्टा है वहाँ। तो भाई दिल्ली मेट्रो, so, ये ऑब्जर्वेशन वाली एक तो दिल्ली मेट्रो का मुझे इतना बढ़िया लगता है, जैसे मैं मुंबई में हूँ तो वो उतना है नहीं मेट्रो का वहाँ पे, वो अभी शुरू हुआ है। जब मैं दिल्ली में था तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता था मुझे कि कहीं भी आप बैठे हो निकल गए। मुंबई में थोड़ा सा ये मुझे लगता है ना कि अगर मैं जैसे वर्सोवा में हूँ और मुझे कोलाबा जाना है तो बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे पहले जो मेरा है ARE रोड, वहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा मुझे। ऑटो से मुझे वर्सोवा मेट्रो जाना पड़ेगा, वर्सोवा मेट्रो से मुझे अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर रेलवे स्टेशन में लोकल पकड़ के मुझे अब दूरी तो नहीं पता, कोलाबा जाना पड़ेगा। कोलाबा में उतर के अगर मुझे गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, ताज जाना है या कहीं और जगह जाना है तो फिर वहाँ से मुझे ऑटो नहीं मिलेगा वहाँ पे। अब ऑटो क्यों नहीं मिलेगा वो नहीं पता, वहाँ सिर्फ टैक्सी चलती है, काली पीली जो टैक्सी होता है। अब तो शायद देखा है काली पीली टैक्सी। तो वहाँ ऑटो अलाउ नहीं है बैंड्रा के बाद से, तो वहाँ ऑटो भी नहीं मिलेगा आपको, काली पीली टैक्सी आपको पकड़ के जानी पड़ेगी। फिर जहाँ घूमना आपको तो ट्रैवल का बड़ा स्ट्रगल है, जितना दिल्ली में नहीं है स्ट्रगल। काली पीली टैक्सी वही ब्रांड की चल रही है क्या? वो एम्बेसडर? नहीं अब तो नहीं है, अब तो हाँ अब तो मतलब एम्बेसडर तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो बंद होगी उसकी, लेकिन वहाँ पे काली पीली को इतना करके रखा है कि आपको सेंट्रो, डिज़ायर, वो सब काली पीली कर दी, वो सारी काली पीली कर दी है। लेकिन जो मज़ा आता था, जैसे आप कोलकाता जाओगे वहाँ तो अभी भी कुछ भी है एम्बेसडर में चल रही है। उनकी पुलिस की ड्रेस भी वाइट है तो वो देखने वाला वो समझने दो, ट्रैफिक पुलिस वाले या वो पुलिस क्या वो जो अपना नॉर्मल पुलिस जो होती है ट्रैफिक पुलिस, वो पता समझ में नहीं आता, लेकिन वाइट चलती है उनका। पुलिस से मैं बताऊँ तो मुंबई में मुझे बड़ा सही लगता है पुलिस का काफ़ी अच्छा रोल है मुंबई में। कुछ एक्टर्स आते हैं शायद, उनका साल में एक बार कुछ प्रोग्राम भी होता है वेयर ऑल द एक्टर्स कम एंड दे परफॉर्म, मुंबई पुलिस के लिए होता है। हाँ करेक्ट कुछ प्रोग्राम होता है, उनके रिस्पेक्ट के लिए ही होता है मोस्टली। मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो चार्ज भी करते होंगे। बहुत बड़ा फंड है जिसमें डोनेशन काफ़ी बड़ा आता है। करेक्ट, मोस्टली एक्टर दे डोंट चार्ज फॉर द परफॉर्मेंस, क्योंकि वो उनके एक तरीके से रिस्पेक्ट के लिए होता है कि वो ऑल टाइम लगे हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र या मुंबई की पुलिस सबसे बेस्ट पुलिस को माना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो एक जो फंक्शन होता है ना बहुत बड़ा होता है, और फंड रेस करते हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो उसी में ला जाता है सारा। आपको पता है ये बात सुनने में लोगों को अटपटी लगती है, बट जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, आपने 100 नंबर पे कॉल किया और पुलिस कितनी देर में आ रही है, रिस्पॉन्स टाइम वो दिल्ली पुलिस का बहुत
कम है, शॉर्ट है। ये कब से हुआ है? बहुत एफिशिएंट। ये कब से हुआ है? ये तो अब मुझे नहीं पता कब से हुआ है, मे बी बिकॉज उतने बड़े इवेंट मतलब इंसिडेंट, सॉरी नॉट इवेंट, हुए थे दिल्ली में, नेशनल मीडिया में correct, बहुत। करेक्ट। वो जो एक एफिशिएंसी अब जो दिल्ली पुलिस की बढ़ गई है ना, ये नहीं कहूँगा पूरी दिल्ली में, बट मेजॉरिटी ऑफ जगह पर। देखिए ह्यूमन नेचर तो ह्यूमन नेचर है, अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं रुक सकती चीज़ें एक तरीके से अगर बट जो पुलिस का रिस्पांस हुआ है दिल्ली में और पुलिस की एफिशिएंसी हुई है, जो आप EFIR कर सकते हो और उस पे जो पुलिस का रिस्पांस होता है सामने से। एक पुलिस की उसके इंसिडेंट से मैं आपको बताऊं ना, दिल्ली का इतना अच्छा था। जब मैं दिल्ली में था तो उस वक्त हम लोग, मेरे फ्रेंड्स से कुछ फीमेल फ्रेंड्स थे, हम लोग थोड़ा पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो उस वक्त करीब 3 या 4 बज रहा होगा। तो कुछ जो होते हैं ना सो कॉल्ड असामाजिक तत्व, उनकी गाड़ी पे ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। तो ऐसे ही हम लोग निकले थे, कॉफ़ी पी रहे थे, ऑफिस का टाइम था मेरे ख्याल से। तो वो लोग अपनी गाड़ी लेके आए और हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। तो वहाँ पे वो माइक में जो पुलिस का सायरन माइक नहीं होता कि चलिए हटे यहाँ से, क्यों लाइन लगा रखी है, कैसे खड़े हैं यहाँ पे, उस तरह, हाँ वो जो रहता है उनका सायरन टाइप से होता है माइक का। तो वो आवाज़ आई, करीब 3 बज रहा होगा। तो मुझे लगा पुलिस बोल रही है कि यहाँ क्यों खड़े हुए हो, कॉफ़ी, अपना घर निकलो। लेकिन जब मैंने पीछे पलट के देखा तो वो पुलिस की गाड़ी थी नहीं, वो एक नॉर्मल होंडा सिटी या होंडा अमेज गाड़ी थी, उस पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये पुलिस तो नहीं है, कुछ तो है गड़बड़ मतलब। तो मैं वहाँ जाके मैंने उनको पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ। तो उन्होंने विंडो नीचे नहीं की, वो उस माइक पे बोलते हैं कि चॉकलेटी चॉकलेटी कैसे 4 लड़कियों के साथ कैसे खड़ा है, कुछ एक दो हमें भी लिटरली ये हुआ है, मतलब मैं बना नहीं रहा ऐसी चीज़। मैंने यार ये कौन सी मतलब उन लोगों ने ऊपर माइक लगा रखा था, हाँ, जो मतलब माइक पर बोल रहे थे और हाँ, स्पीकर लगा रखा था। करेक्ट स्पीकर लगा रखा था, उससे आवाज़ आ रही थी। मैंने यार ये कौन सी चीज़ हुई। तो मैंने उसको ऐसे नीचे, मैंने आसपास देखा कुछ था तो नहीं, तो मैंने ऐसे एक पत्थर पड़ा हुआ था, मैंने कहा उठा लिया। हाँ मैंने उठा लिया था। मैंने खिड़की खोल तू, मेरे अंदर का चंबल बाहर निकला। वो लिटिल, फिर वो खून गर्म हो जाता, पता नहीं ये तो है चंबल के पानी में, कि आप सुनोगे नहीं किसी की फालतू की चीज़ें। अच्छे हो, जैसे आप मेरे लिए अच्छे हो तो मैं आपके लिए डबल अच्छा हो जाऊंगा। अगर आप मेरे लिए बुरे हो तो फिर मैं ट्रिपल और चौबल जितना भी बोलो, फिर मैं उतना बुरा हो जाऊंगा। तो जब जैसे ही उसने वो हरकत करी, मुझे पता लगा कि ये पुलिस वाला नहीं है, लड़कियों को छेड़ रहा है। तो मैंने ऐसे पत्थर उठाया, मैंने खिड़की खोल, अभी बात कर मुझसे, अगर इतना ही है तो अपना सीधा गाड़ी में उसने एस्केलेटर दिया और निकल गया। मैंने तुरंत कॉल किया 100 को, और विद इन मेरे ख्याल से 2 और 3 मिनट्स में वो लोग आ गए। पेट्रोलिंग गाड़ियाँ बहुत हैं दिल्ली में, इतना जगह, हर जगह पेट्रोलिंग होता रहता है। आप कॉल करते हो, थाने पे पहुंचता है, वो फटाक से नियर बाय पेट्रोलिंग पे खबर करते हैं और करेक्ट 2 मिनट के यही हुआ था। हम लोगों ने कॉल किया, वो विद इन 2 और 3 मिनट्स वो गाड़ी आ गई थी वहाँ पे कि हाँ सर क्या हुआ। मैंने कहा ये इंसिडेंट है, और आधे घंटे के अंदर वो गाड़ी ढूंढ के वहाँ ले आए थे वो लोग। उसका कारण एक बहुत बड़ा है, अब जो CCTV कैमरा से पूरा कवर कर दिया है ना, तो उनके लिए ढूंढना बहुत आसान होता है। करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि हर 100 मीटर पर अगर कैमरे लगे हो तो मुझे नहीं लगता गलत है। दिल्ली पुलिस पे जो लोग, मतलब जो ऐसे ना, आपको यूजुअली देखोगे तो पुलिस वालों की बहुत लंबी ड्यूटी होती है, 12 घंटा, 14 घंटा, 17 घंटा। दिल्ली पुलिस में, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है दिल्ली पुलिस की, तो कई बार ऐसा भी होता है 8 घंटे की नौकरी है दिल्ली पुलिस वालों की, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि भाई आप एफिशिएंटली 8 घंटे अगर काम कर रहे हो तो फिर आपको रेस्ट भी तो चाहिए। अभी आपको 18 घंटे काम कर रहे हो, आप ह्यूमन ही तो हो ना। हाँ, लोग कई बार ऐसे गाली भी देते हैं, पुलिस को भी गाली देते हैं कि ठीक है ये कर, अरे वो भी तो इंसान है, वो भी तो होली दिवाली पे काम ही कर रहे हैं। आप तो पार्टी कर रहे हो, आप तो अपने त्यौहार अच्छे से मना रहे हो, लेकिन वो तो नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि नहीं वो रोबोट है, वो इसी काम के लिए है। हाँ। नहीं है, उनकी भी फैमिली, मतलब 1 वे ट्रांजैक्शन है कि आप हमारा प्रोटेक्शन करो, हमारा उल्टा हमको कोई सांत्वना या हम नहीं दे सकते आपको। हम आपको गाली देके जो चले आएंगे, अरे साले रोक लिया तुमने हमें, जबरदस्ती सिग्नल पे रोक लेते। अरे उनको थोड़ी मजा आ रहा है इतना धूप में खड़े होके आपको रोक के भी परिवार है भाई। हाँ, वो भी घर जाना चाहते हैं। मेरे अंकल भी हैं जो पुलिस में है, वो कई बार रात भर आते ही नहीं है। कई बार आने, जैसे ही आए वो कॉल आ गया उनका कि नहीं हाँ कोई केस आ गया, तो तुरंत वापस चले जाते हैं। अरे बहुत टफ जॉब। तो वो इतना मैं, क्योंकि मेरे घर में है पुलिस वाले काफ़ी, तो मैं देखता हूँ कि यार उनके लिए कितना टफ जॉब है। हम लोग दिवाली पे बैठे हुए, लेकिन मेरे चाचा वगैरह वो दिवाली पे नहीं है, होली पे हम लोग हैं, लेकिन चाचा नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि चाचा जी कहाँ गए, कि नहीं वो तो उनकी ड्यूटी लगी हुई, कहाँ के वहाँ।
कि क्यों वहाँ कोई लड़ाई हो गई, पी के कोई अपना कर रहा है, होली खेल रहा है, तो उनको जाना ही पड़ा। पुलिस का तो ऐसा है बहुत कि अल्टीमेटली कठिन job है। जाना ही पड़ता है। अब दिल्ली पुलिस में तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। बहुत आपने ऑर्गेनाइज देखा और होगा तो एक आप नया पढ़े headquarter लिखे पुलिस वाले रिक्रूटमेंट बहुत हाई हो गया, क्योंकि साइबर क्राइम को इन लोगों ने बहुत तेज़ी से काउंटर किया है। करेक्ट ऊपर से टेररिज्म वाला जो क्राइम होता है ना, उसका भी बहुत तेज़ी से ये कर्ब करने के लिए हर एक थाने में एक टेररिज्म वाला सेल है। दिल्ली पूरा के अंदर स्क्वाड बना हुआ है उनका, पूरा अलग अलग बना हुआ है, बना उस हुआ है। तरीके से। तो साइबर क्राइम बढ़ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए अलग सेल बना हुआ है। महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई, महिला थाने हैं अलग अलग। और तो दिल्ली पुलिस मतलब एक मॉडल की तरह बन तो रही है। ऐसा है ना कि एक तो फीमेल ऑफिसर्स होने ज़रूरी हैं अब तो थाने वो में, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जो कि अब बहुत अच्छा हुआ। जब जो मैं केस बता रहा था कि वो हुआ था मेरे साथ, तो वहाँ पे जो लड़कियों को थाने में लेके गए थे कि हाँ आप बताओ कौन थे कौन नहीं थे, तो जो वहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स थी उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया ना कि उनको बताने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि डर, जैसे पहले हम लोग डर जाते थे पुलिस से कि नहीं पुलिस आ गई तो हमें डरना है, या ये कुछ चिल्ला करना के बात नहीं, करेंगे। हाँ ये हमसे पूछना ये ले, गुंडों से ज़्यादा ये ना सता दें हम। हाँ कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ, तुम क्यों थे वहाँ पे। अब जो गुंडे हैं वो तो गुंडे तो घूमेंगे ही, आप शरीफ हो तो घर में रहो ना, आप क्यों बाहर घूम रहे हो। ऐसा नहीं था। उन्होंने पूछा था कि हाँ ठीक है आप किस लिए थे वहाँ पे, कि कॉफ़ी पी रहे थे, क्या था, कौन थे, तो वो इतना अच्छे से वो लोग बता भी पाए। और मैं भी, क्योंकि जैसे मैं भी अगर पुलिस को देख लूँ कि हाँ भाई क्या है, तो मुझे भी डर लग जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इतना प्यारा एनवायरनमेंट बना रखा ना दिल्ली या मुंबई में। इन पुलिस को तो देखा है मैंने, तो इतने प्यार से बात करते हैं, अब इतना अच्छा हो गया है। अब तो शायद मेरे ख्याल से स्कूल में भी पुलिस जाने लगी है। स्कूल में तो, स्कूल कॉलेज में बिना प्रिंसिपल के परमिशन के तो नहीं, ऐसे अनलेस कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंस ना हो गया हो। नहीं, इंसिडेंट के लिए नहीं, वो एक अवेयरनेस के लिए पुलिस जाती है। अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस बूथ बहुत ज़्यादा। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कहीं भी किसी भी सोसाइटी में होता है कि पुलिस और सिटीज़न के बीच का जो कोऑपरेशन होता है ना, जैसे जगह जगह आपने लिखा होगा दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, आप हमारी आंखें बनिए। करेक्ट। कहीं पे भी कुछ भी असंवैधानिक गतिविधि हो रही है ना, तो वो आपको रिपोर्ट करना है, ये आपका ड्यूटी है। वो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, एक तरीके से। पुलिस की ही नहीं है, पुलिस मतलब उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पुलिस हर जगह नहीं रह सकती। लेकिन जो जनता है वो हर जगह रह सकती है। एग्जैक्टली। तो कहीं उसको दिखता है तो वो आप रिपोर्ट करो, फिर वो उनके ऊपर छोड़ दो। उसके बाद नहीं करते तो आप क्वेश्चन कर सकते हो पुलिस को। बाकी कॉमेडियंस तो हर जगह हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ महाराष्ट्र की एक बात। एक लड़की है, छोटी उम्र की है वो, मतलब 20 साल की होगी। तो वो मुझको बोलती है कि आप लॉयर हैं। मैं कहा हाँ जी। तो आप एक बात बताइए ना कि एक पुलिस वाले ने ना मुझसे 4,200 रुपये ले लिए। मैंने कहा क्यों ले लिए? किस चीज़ के लिए? हाँ, तो वो ना मैं एक पार्क में बैठी हुई थी और इस वजह से उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए। मैंने कहा ये तो किसके साथ? मैं बैठी हुई थी तो वो आए और बस वो मेरे को बोले कि यहाँ पर अंधेरा हो गया था तो बैठना अलाउड नहीं है, तो आप बस अब मैं आपके पापा को फ़ोन कर दूंगा तो आप मुझे पैसे। मैंने कहा तुमने दे दिए? कि हाँ। मैंने कहा ये तो गलत किया। करेक्ट। मैंने कहा आप उनसे बोलते कि कर दो पापा को, इशू क्या था ये वो। तो पूछ पाछ के कि हाँ भैया ठीक है कोई बात नहीं करके वो लड़की चली गई। अगले दिन आई एम सॉरी भैया मैंने गलत बोला आपसे। क्या ना मैं ना वो अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी तो मैंने कहा वो लड़का था कि लड़की थी? बच्चे हैं, डर जाते हैं, पुलिस वाले ने डरा के पैसे ले लिए वहाँ पर। तो होते हैं हाँ कि मैं फ़ोन कर दूंगा पापा को कि तुम यहाँ पर लड़के के साथ बैठी हुई थी, बात कर रही थी, अंधेरा हो गया था पार्क में। ऐसा एक मैंने अभी वीडियो भी देखा था कुछ दिन पहले, शायद रोक रहा हूँ मैं, एक वीडियो था उसमें एक लड़का और लड़की पार्क में बैठे हुए थे। तो एक लेडी ऑफिसर थी, अपने 2-3 जो उनके साथ थे, हवलदार या कांस्टेबल जो भी है उनके साथ थी। तो वो आके डायरी में उनका नाम लिखने लगे कि हाँ आप कौन हैं, आप इनकी कौन लगती हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि एक लॉयर वहाँ से निकला, वो वहाँ पहुँच गया था। तो लॉयर को लगा कि शायद एक उनसे कुछ पूछ रही हैं क्या है, तो वो वहाँ खड़ा हो गया सुनने के लिए कि क्या बोल रही हैं। तो वो उनसे वही बात कर रही थी कि कौन हो, क्या हो, कैसे बैठे हो यहाँ पे, क्यों बैठे हो। जबकि वो दिन का टाइम था, मेरे ख्याल से 3-4 बज रहे होंगे वहाँ पे। तो लॉयर वहाँ पे उनको पूछा कि हाँ मैडम क्या हो गया? कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो इनसे जानकारी ले रहे थे। कि किस बात की जानकारी ले रहे थे और क्यों ले रहे थे?
कि नहीं नहीं हमारी वो ड्यूटी बनती है जान के आपके पास कुछ लिखित में है, आपके पास रिटर्न में किसी ऑफिसर ने दिया है कि आप पार्क में इस फलाने पार्क में जाओ, इन लोगों की आप अपना लेके आओ, जानकारी लेके आओ, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो फिर क्यों ले रहे हो? कोई केस से संबंधित हो, कुछ तो होगा, या कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ इंसिडेंट हुआ है तो आप यहाँ पे आए रंगे हाथ पकड़ो। हाँ कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान कर रहे हो? कि नहीं नहीं वो तो हमारे बच्चे जैसे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। अरे तो आप अपने बच्चे से पूछो ना जाके, यहाँ पे किसी भी रैंडम पार्क में आके किसी भी रैंडम लड़के लड़की को आप पूछोगे पापा क्यों बन रहे हो? हाँ कि क्यों बैठे हो? अरे भैया, तो उनको पूछता है कि आपकी एज कितनी है, तो लड़का बोलता है 24 साल। आपकी कितनी है? कि 21 साल। कि मैडम कोई दिक्कत है? बालिग हैं प्रॉपर, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, कोई भी किसी तरीके से गलत काम कोई कर नहीं रहे पब्लिक प्लेस पे, तो आपका कुछ बनता ही नहीं है। तो ये एक चीज़ तो थोड़ी सी अवेयरनेस मेरे ख्याल से आनी चाहिए लोगों में कि कहीं भी कोई जाके आपको टोक नहीं सकता है किसी भी तरीके से। क्योंकि ठीक है, मानता हूँ पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे लिए चीज़ें करती है, लेकिन कुछ थोड़ा तो आपको भी सजग रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं ना कि हाँ चलो पकड़ लो, कर लो। अरे देखो ऐसा है कि पुलिस अच्छी है पर संत हर जगह नहीं है। तो वो तो कॉर्पोरेट में भी है, हमारे बॉलीवुड में भी है, हर जगह है। आप बॉलीवुड पार्टीज में जाओ तो आपको कुछ भी ऐसी कुछ लोग अच्छी पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग बेकार पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोगों को अपने से ही मतलब है बस हाँ, के कुछ मैं कैसे भी एंजॉय कर लूँ। हाँ मैं कैसे भी एंजॉय कर लूँ। कुछ लोग बेकार, जो बेकार पार्टी कर रहे हैं उनकी वजह से सारे बदनाम है। सारे बदनाम है। एक दो केस निकलते हैं भाई, एक पुलिस वाले का कुछ केस निकला पूरी पुलिस बदनाम। हाँ पूरी पुलिस। एक आर्मी का केस निकला पूरी आर्मी बदनाम। अब जैसे कि मतलब बोलना नहीं चाहिए कि कश्मीर में भी हुआ, कुछ आर्मी कुछ एक दो नहीं होगी, लेकिन उनकी वजह से काफ़ी लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठा कि नहीं हाँ भाई वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं। कहीं पुलिस वाले कहीं रोक के किसी का चालान कर रहे हैं तो वो उनको स्लिप नहीं दे रहे हैं, जबकि वो कर तो अच्छे के लिए रहे हैं कि आप हेलमेट नहीं लगाए, आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, तो आप चालान करो लेकिन साथ में आप पर्ची भी दो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1000 का बन रहा है आप 500 अपनी जेब में रख लिए, उसमें क्या है वो सारे लोग फिर बुरे माने जाते हैं, सब लोग फिर बुरा बोलते हैं पुलिस को या किसी को भी। जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है जनता के अंदर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जागरूकता आपके अंदर है तो उसके बाद आप देखोगे कि स्टेट के सारे ऑर्गन अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, इंक्लूडिंग नेता। करेक्ट। नेता लोग अपना वो काम करेंगे जो करने के लिए आपने उनको भेजा है ना, इसीलिए तो भेजा कि हाँ ये काम। लेकिन नेता जैसी प्रजा वैसी नेता जैसी प्रजा वैसा राजा, ऐसा पुरानी नेता आते हैं वो फॉर्च्यूनर सबसे पहले आती है उनकी। नहीं तो इसलिए क्योंकि अपन टॉलरेट करते हैं, सिंपल बात है, अपन टॉलरेट करते, जनता टॉलरेट करती है उनको, जनता उनको शह देती है कि हाँ ये काम आप करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, क्वेश्चन नहीं कर रहा है कोई। कौन कर रहा क्वेश्चन? आप कर रहे हो, वो आपके ही वोट से गए हैं, भले ही वो राजा फैमिली से आते हो, आपने ही वोट दिया है, आपकी वोट से चुन के वो अपनी जगह पे बैठे हैं, आप चाहो हरा दो। बहुत जगह आपके हाथ में ना, बिल्कुल आप कर सकते हो ना ये चीज़। कौन नहीं आ रहा? बहुत बड़े बड़े जो राजा फैमिली से आ रहे थे, बहुत बड़े घराने से आ रहे थे, जो खुद पॉलिटिकल फैमिलीज थी, वो सब हारे हैं। बहुत से लोग हारे हैं इंडिया में, हर दिन एग्जांपल देखने को मिल रहा है इस तरह से। मतलब बेसिकली तो ये आपके हाथ में है ना कि आप किसको बिठा सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा है कि नहीं हाँ ये हमारे लिए काम कर सकता है, आप उसको बिठा सकते हो। आपने जिसको बिठाया आपको लगा कि नहीं कर रहा तो आप उसको नीचे भी ला सकते हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि पूरी जनता आपके खिलाफ है और आप उनको एक तरफ से खड़े होके रूल कर रहे हो। ये सिर्फ मिलिट्री रूल में होता है, वो भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। करेक्ट। आप अगर अंग्रेज भी यहाँ पर थे और अंग्रेजों ने जो इंडिया को कॉलोनाइज करा तो 1.5 लाख थे टोटल। हाँ। उन्होंने आके यहाँ के लोगों की हेल्प से ही आर्मी बनी थी इंडियंस से, पुलिस बनी थी इंडियन से, सिविल सर्विसेज बनी थी बहुत हद तक इंडियन से। यहीं के लोगों ने यहीं के लोगों को गुलाम बनाया। मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब मुझे आज भी बोलता है कि इंडिया के लोगों की सबसे बुरी आदत क्या है ना, कि उनको गुलामी पसंद है। ये तो मैं बहुत जगह सुना हूँ, कैसे पसंद है, ये कौन सा वर्जन? अब तो नहीं है पसंद यार, अभी भी है। कैसे? अब कैसे का एग्जांपल नहीं दे सकता, दूंगा तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा हमारे चैनल पर, इसीलिए नहीं दूंगा। लेकिन उसने इतनी अच्छी बात बोली थी कि ये है, ये गुलामी की आदत जो है ना वो गई नहीं है अभी तक। ये कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती है कि अभी भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं काफ़ी लोग। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो तो वो सारे लोग अपना काम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ। वो गवर्नमेंट पे वो नहीं है ना, रिलाय नहीं है कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं है तो लेकिन मतलब आज भी यही कि हमको बस वो 9 से 5 वाला कैसे ना कैसे मिल जाए। पहले गवर्नमेंट जॉब क्यों लेता था? जैसे ब्रिटिश के अंडर में ही काम करता था ना, जब जैसे जो IAS IPS जो बनते थे सब वही थे, वही चीज़ आज भी चली आ रही है ना।
लेकिन Continue कर उसको रही है। चेंज नहीं किया हम लोगों ने, या हमें नहीं, हम भी आज भी भाग ही रहे हैं। कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, कोई स्टेट पीएससी कर रहा है उस चीज़ को, तो- और उसमें पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देते हैं समय एक निकल तरीके से। 10 ये भी होता साल है निकल ना। जाते तो हैं। ये क्या हो, ये भी एक एग्जाम्पल है गुलामी का, कि गुलामी, हमें exactly। उसी के नीचे ही जाके काम करना है। मतलब वो बहुत जो सी चीज़ें। कॉलोनियल मेंटेलिटी थी अपनी, करेक्ट। कि जो जॉब उस समय जो सीख करते थे, जो हमको जॉब चाहिए होती थी सिविल सर्विस की, वो आज तक प्रीमियम जॉब बनी हुई है, और Correct। उसी को भगवान मान रहे हैं, रादर देन कि भाई कुछ ऐसा करो जो आप करना चाहते हो या फिर जिसमें आप अच्छे हो। करेक्ट। मतलब आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी देश की अगर सारे लोग यही काम करने करेक्ट, मैं लगे। वही तो बोल रहा हूँ ना, कि इसीलिए हमें वो मेंटेलिटी, जो हमारा माइंडसेट है, उससे निकलना पड़ेगा। कई बार हम, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो अभी वही सोचते थे उस चीज़ को लेके। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो नई जनरेशन आ रही है, कि नहीं हमें अपना स्टार्टअप्स का, आप देखोगे आप कितना स्टार्टअप का चलने लगा है, कि हाँ ये चालू कर दें, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आ रहे हैं। और जो हमारे बाद की जनरेशन होगी, तो वो थोड़ा थोड़ा और निकलेगी उस चीज़ से। थोड़ा लेकिन मतलब- अभी है जो गुलामी वाला माइंडसेट है ना, हाँ, वो ले, नहीं है, धीरे धीरे कट रही है, करेक्ट। धीरे धीरे कट रही है। बहुत सही चीज़ है। तो कमिंग बैक टू एक्टिंग एंड डांस, हाउ मच डू यू थिंक डांस एक फॉर्मेट एज अ एक्टर, आपको डांस कितना ज़रूरी होता है आना? मतलब स्टिल अगर देखा जाए तो गाने और डांस इंडियन फिल्म्स में बहुत मेजर रोल अभी भी प्ले करते हैं। मेजर तरीके से हार्ट है, जो शरीर में जो चलाता है ना, हमारे शरीर में क्या दिल, वो वही चलाता है। तो जो डांस है, जो गाने आप 90s का सुनोगे, कई बार क्या, जैसे मेरे चाचा जी वगैरह होते थे ना, वो मूवी देखने जाते सिर्फ गाने के लिए, कि यार ये बड़ा अच्छा गाना है, उस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हाँ हैं। उस फिल्म के गाने अच्छे हैं, साजन फिल्म के गाने बहुत हाँ, तो अच्छे। वो उनको उस थिएटर में ही देख के जाना है, मतलब उसी में ही जाऊंगा मैं, वही गाने देखूंगा। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, तो वो गाना उनको वही अच्छा लगता है। तो वो एक तरीके से हमारे जो शरीर में जो दिल का काम करता है, वो गाने और डांस, वो बॉलीवुड में तब भी करते थे और आज भी अभी उतना भी ही कर रहे काम हैं। करते हैं। थोड़ा कम हुआ है, नहीं लगता है अभी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। थोड़ा सा अगर मान के चलो, अगर ओटीटी की तरफ चले जाए तो वहाँ पे नहीं है, वो सिनेमा अलग हो गया ओटीटी का। उसके बारे में अगर बात करें तो वो डिफरेंट हो गया। क्योंकि आप देखो एक अजीब सा एक माहौल बन रहा है, क्योंकि पहले अभी देखे थे अपन 90s में या फिर अर्ली 2000 में एल्बम्स आते थे, हाँ तो वो सिंगर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे और उनकी कमाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। करेक्ट। अब सिंगर्स पूरे के पूरे डिपेंड हो गए मूवीज़ में, मूवीज़ के ऊपर, या फिर उनके वो जो शोज़ करते हैं वो इधर उधर को तो जाके। वैसे भी अभी भी मूवीज़ में पैसा नहीं मिलता है, वैसे अभी नहीं मिलता है, और ऊपर से मूवीज़ में फिर गाने उतने, पहले 5-5 होते, 6-6 गाने होते थे एक मूवी में। हाँ। अब वो घट के 1-2 पे आ गए। आपने मूवी, जो पहली मूवी थी आला मारा, वो गाने की ही थी, गाने की, हाँ। तो ये घट के 1 या 2 पर आ गए, तो सिंगर्स के लिए बड़ा स्ट्रगल बन गया है। वो एल्बम वाला एरा गया, एल्बम अब निकलते चलते नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये इनकी कमाई बेचारों की रह गई है कि भाई फिल्म में कुछ मिल जाए, या फिर जो जाओ और होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल में या कॉर्पोरेट्स हो गया। और जो उतने बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, दे आर नॉट कॉन्सर्ट्स में यार, ओके एंटरटेनमेंट है, बट जैसे कि मैं आपको एक इसका सच बताऊं मैं आपको, जो सिंगर्स होते हैं, चाहे वो बड़ा सिंगर हो या छोटा सिंगर हो, वो उनको पैसे नहीं मिलते हैं। अगर किसी मूवीज़ में अगर उसको गाने गाने हैं, तो टी सीरीज़ के बैनर तले अगर वो हैं, नाम ले सकता हूँ क्या टी सीरीज़ का? हाँ, क्यों नहीं। कि टी सीरीज़ का वो बैनर है, उसमें वो उनको गाना गाना है, तो टी सीरीज़ उनको पैसा नहीं देगा। वो गाना गाएंगे तो टी सीरीज़ के चैनल पे वो गाना लॉन्च होगा। तो जो लॉन्च हुआ है, तो उस सिंगर को उससे फ़ायदा है कि वो टी सीरीज़ का, आपको पता है कितने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग सुनेंगे वो गाना अपने आप, मतलब इनको ऑटोमेटिकली एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऑटोमेटिकली वो फेमस हो जाएगा। तो जो मोस्टली सिंगर्स हैं, वो पैसा सारे कमाते हैं अपने कॉन्सर्ट से, कोई यूएस जाके, कोई यूके जाके, जर्मनी जाके, या इंडिया में ही। तो बेसिकली जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है सिंगर्स का, वो वही है। बॉलीवुड में तो है ही नहीं, बॉलीवुड में सिर्फ उनका नाम है, लेकिन पैसा सारा उनका बाहर से ही है। बाहर से आता है। टी सीरीज उनको नहीं देता, या टिप्स उनको नहीं देता, एड लैब्स है वो नहीं देता उनको पैसे। तो सिंगर्स का तो ये है। लेकिन जो आपने बोल रहे थे ना कि सिंगिंग, गाने, डांस, ये कितना काम करता है आजकल मूवियों में, तो ये तो भाई मैं बताऊँ करता है। अगर इमरान हाशमी और
हिमेश रेशमिया आज भी अगर कोई मूवी में आ जाए तो गाने गाएंगे। तो जो मज़ा आने वाला है दोबारा 90s और 2000 वाले किड्स को, ज़बरदस्त है वो। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन दोबारा आए। जब वो निकल के आता था, आशिक बनाया आपने, जब एल्बम आई थी, क्या ज़बरदस्त बनाया था उन्होंने, और आज भी चल रहे हैं। मतलब हिमेश जी के तो अच्छे गाने आते हैं उनके। काफ़ी प्रभावित लग रहे हो आप हिमेश रेशमिया से, 2-4 बार नाम ले चुके। वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ा मजा, मतलब मैं उनको कॉपी भी करता था ओ हुजूर करके, जब वो गाते थे लंबा तो आलाप। बहुत लोग कॉपी कर रहे थे, टोपी लगाकर वो हुजूर माइक ऊपर। ये मैं भी कर चुका हूँ, टोपी लगा के उनका ये बाल थोड़ा सा निकाल के। क्यों करा था? नहीं करना चाहिए ऐसे काम कौन करता है यार। अच्छा लगता है उस वक्त के 90s किड्स के, वो हीरो हुआ करते थे कि नहीं यार। कई बार तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, इमरान हाशमी हिमेश रेशमिया है, हिमेश रेशमिया इमरान हाशमी है। हाँ सही। अरे यार अपना शुभ्रांशु, हाँ, तो मैंने पूछा कि कौन सा सिंगर है इसमें, बताओ कौन गा रहा है गाने में। मेरे को पूछा, सिंगर का नाम बताएगा, देख के बताए कि इसमें अमिताभ बच्चन गा रहा है। मैंने कहा वो तो प्लेबैक सिंगर होता है। तो उसने बताया कि यार मेरे को बचपन में ऐसा लगता था ना, यही गा रहा है। हाँ, तो हर किसी को लगता था। कई बार सलमान खान के पिक्चर सलमान खान गा रहा है। तो मुझे तो बचपन में ही लगता था टीवी में ये लोग घुसे कैसे। लिटरली मैं पीछे से देखता, एक दिन एक मिथुन की पिक्चर चल रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अंदर कैसे है, छोटा कैसे हो गया। तो मैं ऐसे पीछे जाके उसके देख रहा था। मैंने यार ये है कौन, अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग। लिटरली मतलब ये बेवकूफ़पंती या एक बचपना बोल सकता है उस चीज़ छोटे को। थे और आज उसी में मतलब काम भी कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए, टीवी पे आने के लिए। कुछ में आ भी गए। तो ये अंदर कैसे गए। लिटरली मैं ये सोचता था, और सही लगता है हंसी भी आती है आजकल। मेरे को लगता था मेरे को कि जैसे वो गाना आया था छैया छैया, छोटे थे काफ़ी उस समय, मुझे लगता था ये इतना ज़्यादा डांस कर रहा है, साथ में गा भी रहा है, ये कैसे कर लेता है। बादशाह पिक्चर आई थी, पता नहीं कितनी बार देखी होगी मैंने, वो बादशाह शाहरुख खान की। हाँ। यार ये डांस करके गा भी लेता है शाहरुख खान, वाह, फेवरेट हुआ करता था। लेकिन वो बाद में समझ आया, बाद में समझ आया धीरे-धीरे, ना ये अलग है, पार्श्व गायक बोलते हैं, प्लेबैक सिंगर अलग, वो बात गाना गा रहे हैं, फिर बाद में अपने होटल। तो मतलब आज भी ये चीज़ है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आज भी इंडिया के अंदर चीज़ ऐसी है कि डायरेक्टर इज़ दी हार्ट ऑफ द होल मूवी, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है, बट हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एक्टर्स को। आप क्योंकि वो देख रहे हैं ना आज क्या हो रहा है। आप देख रहे हो कि पेपराजीज का नया चलन चला है। पेपराजीज, जिनको सो कॉल्ड पेप्स बोलते हैं, ये अपने इंडिया का तो नहीं है, ये बाहर का है, हॉलीवुड का है। वो लोग यूज़ करते थे पहले, अब वो यहाँ भी आ गया है। मतलब खुद को आप इतना दिखाना चाहते हो, मतलब सोशल मीडिया का ज़माना इतना ज़्यादा हो गया, हर किसी के हाथ में है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो ये हर किसी स्क्रीन पर दिखना चाहिए। अगर मुझे स्क्रॉल कर रहा है तो रौनक आज रौनक कहाँ गया एयरपोर्ट, आज रौनक कहाँ गया सलोन, मलाइका अरोड़ा कहाँ गई, आज सलोन गई, आज वो एयरपोर्ट पे अपने बेबी को छोड़ने गए। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पेप्स अंतर्यामी है। तो कहाँ है, अच्छा वहाँ है, तो एक काम करो एयरपोर्ट पे मिलेंगे हो। आपको कैसे पता चल रहा है? मतलब वो इसीलिए पता चल रहा ना कि अगर मैं आपको कॉल करूँगा, हाँ मयंक एक काम करना, मेरे को 1 बजे वहाँ मिलना, तो हम लोग बैठेंगे। तभी तो पता चल सकता है ना, जब तक आप इन्फॉर्मेशन ना दो कैसे पता चलेगा। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ है। तो ये जो चीज़ें आ रही है कि हाँ फेमस वाली बात, या एक्टर्स पे ध्यान देते हैं, किसी डायरेक्टर को आपने नहीं देखा होगा इतना, या किसी अच्छे फेमस, मैंने तो नहीं देखा अजय देवगन के पीछे पैप से एयरपोर्ट से निकलते हुए, नहीं निकलते। शाहरुख खान तो बड़ा है, सलमान खान भी बड़े हैं, तो इनका तो पता रहता है कि ये आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन जो टीवी एक्टर्स हैं, जो बिग बॉस में काम कर रहे हैं, जो रियलिटी शोज़ में काम कर रहे हैं, उनको आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मैं तो इंडस्ट्री में हूँ तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन पैप्स उनके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि इनके पीछे क्यों पड़े हुए, वो समझ में ही नहीं आता। खबर बिकती है वो वाली। कईयों जैसे पैप्स हैं, वो मुझे भी बोलते हैं कि अगर करना है तो ऐसा कर लो। मैंने कहा कुछ थोड़ा। इनका काम क्या होता है पैप्स का? इनका काम बेसिकली यही होता है कि आप बस इन्फॉर्मेशन रखना। इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे कि मुझे फेमस होना है, मान के चलो मैंने कुछ वेब सीरीज़ कर ली, या सीरियल कर लिया, मूवीज़ कर ली, लेकिन
अगर मैंने कोई मूवी करी तो वो कुछ लोगों ने देखी होगी, सारे लोगों ने तो नहीं देखी होगी, लेकिन मुझे फेमस होना है। अभी का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ जो अभी चल रहा है। अगर मुझे फेमस होना है तो मैं 10 पेपराजीज को कॉल करूँगा, मैं उनके हिसाब से जो वो चार्ज करेंगे उनको मैं पैसे दूंगा कि आप, मैं यहाँ से निकलूँगा, आप मुझे वीडियोस बना के मेरा फ़ोटो खींच के आप अपने पेज पे डालो या सोशल मीडिया पे अपना डालो, तो ताकि जो लोग फॉलो करते हैं, बॉलीवुड हंगामा हो गया, बॉलीवुड स्टैट्स हो गया, वायरल बयानी हो गया, तो वो लोग यही करते हैं कि वहाँ और ये पेपराजीज उनके साथ क्या करते हैं जो ऑलरेडी फेमस हैं, उनके पीछे ये लोग लगे रहते हैं। हाँ, वो तो फिर उनका पेज चलता है ना। जैसे अगर किसी बॉलीवुड पार्टीज़ में आप, तो उनको पता है कि हाँ यहाँ बॉलीवुड एक पार्टी होने वाली है ताज होटल में, तो वहाँ ओब्वियसली सारे लोग आएंगे, सारे लोगों का वीडियो वो बनाएंगे, अपना कैप्चर करेंगे। कुछ इंसिडेंट अगर उनको मिलेगा तो उनके लिए बेस्ट है ना कि उनका पेज ज़्यादा चलेगा, जो इनका सोशल मीडिया अकाउंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ये इनका पेज खुद का चलता है, ये किसी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर से नहीं, न्यूज़ वाले आपको कौन दिखता है? ये अपना ही मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं दिखता वहाँ पे के पीछे, जब तक कि कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो गया हो। कि जैसे अभी ड्रग्स का आया था तो वहाँ बड़े बड़े चैनल्स लगे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक हो गया, टाइम्स ना हो गया। हाँ, ये सिर्फ इंडिया जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है तो ये उसके लिए तो नहीं खड़े होते ना। तो ये एक बड़ी अच्छी मान लो या अजीब सा मान लो पेपराजी कल्चर है। अभी आप देखो अगर, तो इफ़ यू नो क्राउन कर एक वेब सीरीज़ है जिसमें बताया भी है और पहले से भी पता है लोगों को कि लेडी डायना डाइड बिकॉज ऑफ पेपराजीज, पीछे पड़ गए थे। करेक्ट क्रैश में शी डाइड विद टोडी। लेकिन मुझे नहीं लगता डोडी या डायना को पेपराजीज की ज़रूरत थी। नहीं ज़रूरत नहीं थी, वो पीछे पड़े हुए थे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसा। शी डिडंट रिक्वायर, वो तो भाग रही थी कि क्यों पीछे पड़े हो मेरे, हटो। रियल सेलिब्रिटी, शी वाज मोर फेमस देन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तो आने वाली क्वीन थी। रौनक, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। डेफिनेटली, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और एक तो इतने दिन बाद मिलके हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे कि हाँ मैं आज कहीं अच्छी जगह बैठ के बात कर रहा हूँ अपने भाई से। बात करने में मज़ा तो आता है, नो डाउट। जैसे आपको एक्टिंग पसंद है ना, मुझको बात करना पड़ता है। बैठ के मुझको 12-14 घंटे लगातार बात करना, हाई फाई बनता है। ऐसा होता है ना, कई बार आप अपने काफ़ी टाइम बाद अपने अच्छे दोस्त से मिलो और फिर अपनी बातें बताओ, तो बड़ा मुझे लगता है यहाँ पे मैंने ज़्यादा अपनी बातें बता दी। हाँ, तो आप ही आए थे बताने के लिए, मैं क्या बताऊँ। नहीं, मुझे भी सुनना था कि हाँ भाई मैं पूछो, आप पूछ लो। हाँ, मुझे पूछना था कि मुझे पता चला कि मैंने पूछा भी था एक फ्रेंड से, शुभ्रांशु भाई से, कि मयंक कहाँ है, वो हैदराबाद है। मैंने हैदराबाद में क्या है कि नहीं, वो कुछ तो रहता है मेडिटेशन का। तो वो मुझे जानना था कि वो कितना हेल्पफुल होता है मेडिटेशन, और क्या होता है बेसिकली, अगर बता सकते हो तो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस थिंग। व्हाई नॉट, एज एन एक्टर अगर आप देखो ना, तो जैसे अभी अपनी बात हुई कि ऑब्जर्वेशन की पावर जो आप में होती है, या फिर हैबिट बोलो, या फिर इसको जैसे भी इनकलकेट अगर आपको करना है, तो इफ़ यू मेडिटेट, है ना, तो बहुत हद तक आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आपके माइंड में। और अगर आपका माइंड स्टेबल है और आपकी जो फीलिंग्स हैं और आपकी जो थिंकिंग है वो मैच कर रही है, क्योंकि बहुत लोगों की फीलिंग्स कुछ और बोलती है, थिंकिंग कुछ और बोलती है, एक्शन कुछ और बोलते हैं। करेक्ट। तो इंटरनल इंटीग्रेशन नहीं है। किसी भी कंपनी को बढ़ने के लिए उसका हेड, उसका नीचे 4th ग्रेड का जो कर्मचारी है, उसका टीम लीडर है, उन सबको इंटीग्रेट होना पड़ता है, एक गोल इंटीग्रेट। उसी तरीके से अगर अपन अपना एग्जिस्टेंस देखें तो अपना फीलिंग्स, अपना जो वॉइस ऑफ द हार्ट बोलें, अपना माइंड और अपनी बॉडी और अपना एक्शंस, थ्रू दोज थिंग्स, जो भी अपना एक्शन है, ये सब के अगर एक समन्वय है सबके बीच में एक एक कंबाइंड वे में अगर ये जा रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किस हर चीज़ को करने की, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल रहेगा। ये तो मैंने इसमें भी सुना है कि कुछ लोग अगर वीड मार लेते हैं तो उसमें भी स्टेबिलिटी हो जाती है। टेम्परेरी है, मतलब मुझे तो इसका एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जितने आपने दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि भाई आप वीड मारने से भी कर लो,
या कोई भी इंटॉक्सिकेंट बहुत सारा होता है, आप वो लोग करते हैं। मतलब नशा का मुझे तो नहीं पता, मैं दूर ही हूँ उस चीज़ से, लेकिन मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं बोलते हैं वीड से मैं फंक्शनल हो जाता हूँ। हाँ। मल्टीपल टैप्स मेरे खुल जाते हैं। दे आर राइट अबाउट इट। होता क्या है बार बताऊँ, ये करने से इट्स अ टेम्परेरी एस्केप, इट्स अ वेरी वेरी टेम्परेरी एस्केप। मतलब जब तक उसका नशा रहेगा जब तक है और तब तक होता रहेगा। इसके साथ एक चीज़ और होती है कि मान लो आप वीड के आपने 4 कश मारे और फिर आप उस स्टेज पे पहुंच गए जहां आप, जैसे अभी आपने बोला कि मैं फंक्शनल हो गया, हाँ। ठीक है, आप इसको करो महीने भर, फिर आप 4 नहीं आपको 8 करने पड़ेंगे। करेक्ट। फिर आपको दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, रोल पे रोल, मतलब आप उसके आदी हो जाओगे तो फिर आपको उसका ये वैसे ही होता है कि एक ड्रग अगर आपको दी कोई, तो पहले बहुत छोटे से डोज में बहुत ज़्यादा असर होता है, फिर धीरे धीरे आप रेसिस्टेंट होते जाते हैं। करेक्ट। फिर आपको डोज वो डबल लेना पड़ेगा, फिर ट्रिपल लेना, खुद को फंक्शनल करने के लिए और ज़्यादा लेना पड़ेगा। और आप देखो ना, आप डिपेंडेंट किस चीज़ पे हो, समथिंग एक्सटर्नल टू यू। करेक्ट। और इसमें क्या है, आप डिपेंडेंट हो इंटरनल पे, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर ओन माइंड, ऑन योर ओन हार्ट एंड द फीलिंग्स ऑफ योर हार्ट। ये आपका कंबाइंड करके कॉम्बिनेशन बना के रखी हुई है कि यू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली एंड इन द राइट वे। और इसमें कोई टाइम पीरियड रहता है क्या कि नहीं इतने टाइम बाद आप ऐसा होने लग जाओगे, आपकी चीज़ें काम करना शुरू हो जाएंगी? आप बता सकते हो क्या कि 1 साल में एक्टिंग सीख जाओगे या 10 साल में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट और कितना, हाउ बैडली यू वांट इट। अब यार आपको अगर क्योज ही पसंद है, आपको अगर यही पसंद है कि यार मेरी लाइफ में तो जब तक मेरा दिमाग घूमे ना तब तक मुझे मजा नहीं आता, तो फिर तो स्टेबल मैं जब तक बकचोदी ना कर लूँ अच्छे से, हाँ, तब तक मुझे मजा नहीं आया, तो ठीक है, फिर दैट्स योर वे ऑफ लिविंग। तो फिर आप करो फिर बकचोदी, वो वाली बात। पर अगर आपको ऐसा है कि यार मैं एक्टिंग के लिए निकला हूँ और जितना जल्दी हो सकता है ना मेरे को इस आर्ट में परफेक्ट होना है, करेक्ट। उसी तरह से अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो देयर हैज़ टू बी सम एम। और बहुत से लोग बहुत अलग अलग एम के लिए आते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस हटाना है, कुछ लोगों को अपना अपने फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना, अलग अलग लोगों के फोकस एरियाज़ रहते हैं इसमें एक और जैसे ही वो जो फोकस एरियाज़ आपके रहते हैं वो आपको अचीव होने लगते हैं ना, तो आपको नेक्स्ट गोल समझ में आने लगता है कि अच्छा इससे भी बड़ी कोई चीज़ है, अच्छा इससे भी बड़ी कोई चीज़ है। आई वॉज इन ऋषिकेश, तो वहाँ में एक योगा टीचर से मिला था, तो उसने एक टर्म बोला था साउंड हीलिंग करके। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है, तो उसने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे आवाज़ निकाली जाती है तो वो माइंड को रिलैक्स करते हैं। जैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होने लगेगा वहीं से माइंड आपका फंक्शनल होने लगा। तो मैंने कहा ये कौन सी चीज़ होती है यार? ये जैसे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बिल्कुल सिंपल, आपका माइंड अगर एक बार स्टेबल हुआ है ना, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि आप न्यूट्रल पॉइंट पे रहते हो। एग्जैक्टली, करेक्ट। आप ना तो उसके फेवर में हो ना उसके अगेंस्ट में हो, आप बहुत न्यूट्रल पॉइंट पे हो। और जब आप न्यूट्रल पॉइंट पे हो ना, तो आप चीज़ को एज इट इज़ देखते हो, जैसी वो है, बिना कोई फिल्म लगाए। एग्जैक्टली, काला पीला हरा नीला, फिल्टर नहीं रहेगा, कोई फिल्टर नहीं है, एज इट इज़। एंड देन योर ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीजेज अ लॉट। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर अ एक्टर, तो आप सोचो, अगर आप एक बार मेट्रो में निकले और आपने जो भी ऑब्जर्व करा 1 घंटे के अंदर, और फिर अगर आप यू हैव अ मेडिटेटिव माइंड, और फिर आप निकले और फिर आपने जो ऑब्जर्व करा, तो वो बहुत डिफरेंस आएगा। बहुत डिफरेंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 1 घंटे में 10 लोगों को ऑब्जर्व करा, शायद आपका मेडिटेटिव माइंड हो तो आप 1 घंटे में एक ही आदमी को ऑब्जर्व करो, बट इतने अच्छे से करो, होगा ना, बिल्कुल। हाँ, मतलब वो रूट पकड़ लोगे आप, वो जाएगा नहीं कहाँ से, कहीं से कि यार वो करना है तो वो ही निकलेगा। हाँ, तो क्या है ना, आपके माइंड में क्लटरिंग जो होती है ना, ये थॉट वो थॉट, ऐसा थॉट वैसा, क्लैरिटी, क्या चाहिए, क्या करना है, उस चीज़ की क्लैरिटी। सो दिस इज़ हाउ मेडिटेशन हेल्प्स। मुझे यही जानना था कि भाई मयंक हैदराबाद क्यों है, ऐसा क्या है वहाँ पे कि जब मैं पूछूं कभी 1-2 महीने में कि हैदराबाद मेडिटेशन कॉल्ड हार्टफुलनेस मेडिटेशन। चलो अच्छा है, अगर मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली आई। मौका क्या, मैं खुद ही करवाऊंगा आपको, तो मैं ऐसा छोड़ नहीं रहा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू मेडिटेट। मेडिटेशन कुछ चीज़ों में अकेली ऐसी टॉनिक है ना जो आपको इंटरनल पीस दे सकता है। यूजुअली आपको पीस कैसे मिलता है, हाउ डू यू हैव पीस? मतलब आपका जब तक आप देखोगे आपका कोई भी डिज़ायर फुलफिल होगा, यू विल पीसफुल। करेक्ट, है ना, मतलब एंड यू आर हैप्पी। तो मतलब सिंपल सी, अगर मुझे भूख लग रही मैं खाना खा लूँगा तो सेटिस्फाइड।
पीस हो जाएगा मेरा वहाँ मैं मेरा हो गया, मैं आई एम सेटिस्फाइड। अभी मैं बच्चन जी के साथ अगर आपकी फिल्म करवा दूं कैसे भी, तो यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड। 2 साल के लिए आप कुछ बोलोगे नहीं, हाँ, आप कुछ नहीं करना है, मुझे वहाँ पीस मिल जाएगा। मैं ऋषिकेश जाऊँगा। करेक्ट, मैं वही होगा 1 महीने। बट हाँ, सोच के देखो 2 साल बाद फिर से कुछ नया चाहिए। अब ये तो ह्यूमन नेचर है ना, ये ह्यूमन नेचर है। बट व्हाट हैपन्स, एक ह्यूमन नेचर इसके भी बियॉन्ड है। वो ह्यूमन नेचर क्या है? द परमानेंट नेचर। वो क्या होता है? कोई भी कंडीशन आपके साथ बने, यू आर पीसफुल। कोई भी कंडीशन आपके साथ बने, यू आर हैप्पी। द वन हु इज हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज द हैप्पी पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। अब आपको ऐसा, तभी तो मैंने आपको पहला सवाल पूछा था कि भाई इतने स्ट्रगल के बाद भी ये बंदा हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है, मजे लेता रहता है और प्रॉब्लम नहीं बताता है। हाँ, तो आप नेचुरली ऐसे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ हद तक मैं ऐसा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ ये ऐसा है कि कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, किसी भी, मेरा जो इनर पीस है वो मेरे साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं भड़बड़ा जाऊँ, मैं रोऊँ या सिर में पीटूँ या जो भी वो चीज़। दिस इज द थिंग, प्रिसाइज थिंग, कि आप किस चीज़ पे डिपेंडेंट हो अपनी हैप्पीनेस के लिए। करेक्ट, अपने इंटरनल कंडीशन पे, ना कि किसी सब्सटेंस पे, ना कि वीड पे, ना कि सिगरेट पे, ना कि हाँ, वो तो बियर पे या रम पे, या फिर है ना, या किसी भी थर्ड एक्सटर्नल एक्टिविटी या पर्सन पे। आपका पीसफुलनेस जो है, आपकी सेरेनिटी जो है, मेरे अंदर तक है उस चीज़ को, वो है यहाँ पे। और जब ये समझ आपकी बढ़ जाती है काफ़ी लेवल तक, तो किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस या कंडीशन आपके साथ बनती है ना, आप समरूप में रहते हो। और इसका एक ऐसा भी रहता है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ, कुछ शेयर करूँ, तो जैसे मुझे गुस्सा नहीं आता। थोड़ा तो आता होगा यार। नहीं, कुछ तो आता होगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं दिलाऊं? मुझे नहीं लगता कि मेरे को, मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, मतलब कि तू गुस्सा क्यों नहीं करता। कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत खास लोग होंगे, मैं उन पर गुस्सा करूँगा, लेकिन वो गुस्सा ऐसा होता है, मुझे गुस्सा आ नहीं रहा होता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे इनको जताना है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, दिखाने के लिए, ताकि वो अपना काम करें, बदलने के लिए, उनको बदलने के लिए, ताकि वो अपना काम करें, अच्छे से करें। लेकिन मुझे लिटरली गुस्सा नहीं आता। मेरा आज तक ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई हो, ऐसा कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिससे मेरा कुछ हुआ हो। तो यू आर अ सॉर्टेड पर्सन ना यार। इट इज लाइक दैट, यू आर अ वेरी सॉर्टेड पर्सन। देखो, गुस्से से किसी को कुछ प्राप्त हुआ भी नहीं ज़्यादा। नहीं, वही चीज़, मतलब बुरी बात नहीं है गुस्सा करना, पर मज़ेदार बात है तो ऑब्वियसली आना चाहिए, मन की भड़ास निकलती है। नहीं, इतना ही नहीं ना। अरे नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को फ़ोन फेंकने में मज़ा आता है कि फ़ोन फोड़ दिया, वो तो बहुत ज़्यादा। किस प्रपोर्शन में किसके ऊपर कितना गुस्सा आना चाहिए, ये समझ आप में होनी चाहिए। एग्जैक्टली। आप अननेसेसरी गुस्सा दिखा रहे हो, अब जैसे मैंने आपको गलत आदमी पे दिखा रहे हो, मैंने आपको बताया था कि वो लड़कियों को छेड़ रहा था, तो वहाँ एक मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पे होना चाहिए। मतलब गुस्सा आता है, वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन वो गलत, ऐसे तो नहीं देख सकता ना मैं कि मतलब गुस्सा ही नहीं आ रहा है। कहीं कोई कुछ कर रहा है तो मैं बिल्कुल ही शांत हूँ। मतलब मैं आपके ऊपर नहीं गुस्सा, आप मुझे कुछ बोलो कि नहीं ठीक है, बोल दिया, उसकी कोई रीज़न होगा इसीलिए उसने बोला है, तो वो चीज़ है कि नहीं यार। उसने जैसे मान के चलो मेरा कोई ख़ास फ्रेंड है, उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि यार उसका कोई रीज़न रहा होगा इसलिए नहीं बुलाया, या तो मुझे नहीं पसंद करता होगा, या कोई और रीज़न होगा, उसके माँ बाप पसंद नहीं करते होंगे, या इतने गेस्ट नहीं बुलाए होंगे। तो वो ऐसा नहीं कि नहीं यार तूने बुलाया क्यों नहीं, या मैं उससे रूठ के बैठ दूँ। तो इतनी समझदारी, तो ये चाहे गलत बोलो या सही बोलो, मेरे लिए ऐसा है कि हाँ ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम होगा। तो बात ये रहती है, जैसे ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने फिर से रेस कर दिया कि कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ मेडिटेशन, यू से पीस या हैप्पीनेस, तो कहते हैं आई एम पीसफुल। करेक्ट। मैं तो हमेशा, मतलब जैसे आपने कहा मेरे को तो गुस्सा नहीं आता, बट देयर इज़ नो लिमिट। क्या वो वाकई में ऐसा है? क्या मतलब मेडिटेशन करने से ये सब होता है? ऐसा जो बोल रहा है कि मैं मेडिटेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं पीस में हूँ, क्या वो लिटरली पीस? नहीं, बहुत से लोग रहते हैं, क्यों नहीं। देखो यार, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी बनी हुई है, या फिर उनका अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है कि उनको, उनकी समझ भी उतनी ज़्यादा है कि बहुत सी जगहों पर जहाँ पर लिटरली जिस तरह से जेंटलमैन बिहेव करेंगे उस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से बिहेव करना चाहिए वो वैसे बिहेव करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए अपन ने 10 साल मेडिटेशन करा और एक लेवल पे, जो भी लेवल पे आप रीच करें, कोई दूसरा आप आदमी मिलेगा जिसने एक दिन का भी मेडिटेशन नहीं करा एंड दे आर बेटर देन यू। करेक्ट है ना, ये होता है। हाँ,
बट यहाँ पर आपको पता चलता है, इट इज़ नॉट अबाउट कंपेरिजन्स, यहाँ पर आपको पता चलता है कि देयर इज़ ऑल्सो समथिंग बियॉन्ड बीइंग अ पीसफुल पर्सन एंड अ हैप्पी पर्सन, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट ऑल्सो। मतलब ये बहुत नेचुरल है इंसानों के लिए, वी आर ऑलवेज इन हैप्पी एंड जॉयफुल स्टेट। अगर आप ध्यान देखें तो बच्चे अपने रहते हैं छोटे, हाँ कैसे रहते हैं वो, हमेशा खुश रहते हैं वो, है ना, रोते हैं थोड़ी देर के लिए, भूल जाते हैं, फिर भूल गए। तो इंसान का नेचुरल स्टेट ही हैप्पीनेस है, बिगाड़ते अपन अपने दिमाग से। तो हैप्पीनेस और पीसफुलनेस के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ है, बिकमिंग व्हाट यू ऑट टू बी, जो आपको एक्चुअली जो ह्यूमन आपका एग्जिस्टेंस है। मैं आपसे पूछूं तो आप क्या अपने फुल पोटेंशियल पर हो अभी? भले ही आप पीसफुल रहते हो, भले ही आपको गुस्सा, तो जैसे ये बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आपने कि कुछ लोग कहते हैं भाई मैं वैसे ही पीसफुल हूँ, मैं वैसे ही हैप्पी हूँ, मैं क्यों मेडिटेशन हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। हाँ मैं खुश हूँ, मतलब बेसिकली पीस वाली बात भी छोड़ दो ना, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं क्यों करूँ मेडिटेशन। हाँ, तो बट पॉइंट ये होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुके हो क्या, आप हैप्पी भी हो, आप पीसफुल भी हो, बट हैव यू रीच्ड योर फुल पोटेंशियल? तो उसका यूजुअली लोगों से आंसर आता है कि नहीं। देन मेडिटेशन हेल्प्स यू टू रीच योर फुल पोटेंशियल। देखो पीसफुलनेस की कोई सीमा नहीं है, एग्जैक्टली, है ना। आप अभी अपना जो भी आपका पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है उससे सेटिस्फाइड हो, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट ऑल्सो। सो जो आपकी कैपेसिटी को पुश करता रहता है, दैट्स मेडिटेशन, ओके, है ना। एंड इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू डिपेंड ऑन समथिंग इंटरनल रादर देन एक्सटर्नल। बेसिकली वो आपकी जो चीज़ें क्लटर्ड हो गई उनको इकट्ठा करके आपके पास रखता है, आप सोच सकते हो उनके बारे में, मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन में नहीं भटकोगे। वो चीज़ों को नहीं इकट्ठा करके रखता नहीं, है, जो वो आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको इकट्ठा करके रखता है, जो आपकी जो फीलिंग्स हैं। हाँ, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कोई तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो यू बिकम अ फीलिंग बेस्ड पर्सन, कि जो आपकी जो हार्ट बेस्ड फीलिंग है उस पे यू हैव द एबिलिटी टू लिसन टू योर हार्ट, एक्ट अपॉन दोज फीलिंग्स। That's why you go to there. Yes, and your thinking gets aligned with your feeling. Your actions get aligned with your feeling. जैसे मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ अगर, तो हम नेचर से ऑल्ट्रुइस्टिक होते हैं। ह्यूमन बीइंग वांट्स टू हेल्प अदर पर्सन। कहीं पर भी अगर आपको कोई यंग एक्टर आगे पूछेगा यार मैं कैसे करूँ, तो आप जैसे अभी आपने बताया कि जो भी नए करना चाहते हैं भाई वो कौन सा मार्केट आपने बोला, शंकर मार्केट के छत पर हैं, तो ये हमारे अंदर नेचुरल रहता है, करेक्ट, है ना। बट कई बार किसी इंसिडेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ सम प्रेजुडिस या कुछ भी, आपका दिमाग बोलता है मैं क्यों करूं हेल्प, ऐसा नहीं वो मुझसे आगे बढ़ जाए। ये इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं या अपनी माइंड की कुछ कंडीशनिंग रहती हैं। तो हार्ट की फीलिंग तो है, हार्ट ऑलवेज वांट्स टू गिव, हार्ट ऑलवेज वांट्स टू हेल्प, है ना। बट आपका दिमाग क्या बोल रहा है, नहीं। और आपके एक्शन क्या जा रहे हैं कि यार मैं हेल्प कर भी दूं, बट योर माइंड डोंट वांट, यहाँ वो बीच में आते जा रहा है आपका माइंड। तो ये बहुत बड़ी फाइट है बिटवीन हार्ट एंड माइंड, ये शुरू से ही चला रहा है। हाँ, तो मेडिटेशन क्या करता है ना, इस फाइट को धीरे 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 ख़त्म कर देता है। बट आपको वो ये एबिलिटी भी देता है कि आप उतनी हिम्मत करो कि आप उस दिल की आवाज़ को सुन सको और उस पर एक्ट कर सको, क्योंकि वो कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसमें ये भी हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है, तो मैं क्या चुनूँ। उस समय आपको क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये आपको बिल्कुल पता चलता है। ऐसा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं। अगर आप इंटरनली अगर अपनी वॉइस ऑफ द हार्ट इट्स कॉल्ड, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू लिसन टू इट, तो आपको मिसगाइड कर ही नहीं सकता है। Okay. आपका माइंड ज़रूर कर दे आपको, बट हार्ट विल नेवर मिसगाइड यू। अच्छा, माइंड चालाकी दिखा देगा, माइंड हमेशा चालाकी, हार्ट आपको चालाकी नहीं दिखाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, योर हार्ट इज़ 4000 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन योर माइंड। आपकी दिमाग की जो चालाकी है वो इतनी चलेगी, हार्ट की चालाकी वहाँ तक जाती है। तो है ना, ये बहुत चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात। हाँ, दिमाग की। तो वो जैसे कई चालू भाषा में बोलते, शाड़ा कौवा 2 बार गू खाता है। तो वो जो ज़्यादा दिमाग लगाता है ना, तो दिमाग को थोड़ा सा हटा के दिल से, ये तो है, जो ज़्यादा दिमाग लगाता है ना वो ज़्यादा चलता नहीं है। नहीं, तो कब तक दिमाग लगाएंगे। तो इट इज़ ऑलवेज गुड के, एंड दिस इज़ 4000 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट। क्या आपको अचीव करना है जो आप दिल को, दिल की बात करके। मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ को
अच्छा करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए भी? 1000%। मतलब देखो, ये वो वाली दवाई है जिससे अगर आपका फ़ायदा नहीं हुआ ना तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आदमी तो फायदे के लिए ही करता है ना बहुत सारी चीज़ें। मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फ़ायदे इसके अनेक हैं। फायदे तो बहुत आप जितना उठा सको ले लो। अब वो आपके ऊपर है कि हाँ। आपको फायदा 1 चाहिए 10 चाहिए, नुकसान तो कुछ नहीं होना। नुकसान इसका कुछ नहीं होगा। क्या नुकसान करेगा? एक सीधा साधा आदमी जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, जिसको मैं बिल्कुल चालाकी नहीं, वो आपका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। उसी तरीके से अगर आप आँख बंद करके बैठे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये इससे क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन सीधा साधा आदमी आपका कुछ 1-2 काम कर देगा। हाँ, वो आपके काम जरूर आ सकता है पर बिगाड़ेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं तो 1 गिलास पानी का आपको पिला के दे ही ये वो अपन सुन रहे थे ना सरदार जी वाला एक अभी थोड़ी देर पहले के 3 तरह के दोस्त होते हैं। हाँ, अभी मतलब पॉडकास्ट से पहले हम लोग हाँ, 3 तरह के दोस्त होते हैं। एक तो भाई आयुर्वेदिक तरह के दोस्त होते हैं जो समय पे मतलब काम तो कर देंगे लेकिन काम कर देंगे पर इम्पोर्टेंट टाइम पे फैल जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इमरजेंसी में काम। इमरजेंसी में। दूसरे दोस्त होते हैं एलोपैथिक वाले। हाँ। वो इमरजेंसी में हमेशा काम आते हैं पर कब कहाँ पर रिएक्ट कर जाएंगे, गायब ही हो जाए मतलब अगर हाँ। और तीसरे होते हैं जो होम्योपैथिक वाले होते हैं, जो बड़े अच्छे रहते हैं, नुकसान तो उनका कुछ नहीं होता है बट उनका फ़ायदा भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं वो। होम्योपैथी का जो वो मीठी मीठी गोलियां सी रहती है उसी का रहता है ना, क्या होता है? वही होम्योपैथिक मीठी गोलियाँ, मतलब वो अच्छा लगेगा आप तो कहने का मतलब है कि भाई व्हेन यू मेडिटेट तो उसका कुछ नुकसान तो नहीं होता है, फ़ायदे उसके अनेक हैं। आपके ऊपर है आप उसको कितने अच्छे से यूज़ करके आपका एटीट्यूड क्या है उसके प्रति और कितना ज़्यादा आप खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हो यूजिंग मेडिटेशन। इट्स अ टूल फॉर यू टू बिकम व्हाट यू शुड बिकम। मैं काफ़ी टाइम से पूछना भी चाह रहा था, जब मेरे को 1-2 बार पता चला कि मैं हैदराबाद में वो मेडिटेशन के लिए है, मैं पूछूंगा कि मतलब इसका, क्योंकि मोस्टली लोग, मैं भी एक इंसान हूँ तो मैं भी यही सोचूंगा कि फ़ायदा क्या है इस चीज़ में ये करने से। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द वेरी गुड आंसर दैट यू आर गिविंग मी कि नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कुछ नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स। तो इसके लिए मैं इन हूँ कि अगर नुकसान कुछ नहीं है ना उस चीज़ के लिए, तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ दिस इज़ इन माई टू डू लिस्ट। सो बात यह है कि वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टू डू इट, धीरे धीरे दे विल सी देमसेल्व्स चेंजिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेडिटेशन करने से होती है ना कि यू योरसेल्फ गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। लोग कहते हैं यार मैं तो ऐसा ही हूँ, आप करते रहो, आप देखोगे कि आप बदल गए हो। नहीं, जैसे मैं भी अगर बताऊँ तो आदमी का नेचर नहीं बदल सकता, उसकी जो फितरत है वो फितरत रहेगी। मेडिटेशन यू कैन चेंज दैट, लिटरली यू कैन चेंज दैट। वो जो एक कहावत है ना, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, करेक्ट है ना, दैट वेरी मच अप्लाइज टू मेडिटेशन। आपकी टेंडेंसी या आपकी फितरत जो आप बोल रहे हो उसको चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, बट इफ़ यू मेडिटेट then you get the ability to change it only if you want, only if you're willing। अगर आप हमेशा वैसे ही रहना चाहते हो जैसे आप हो, उसमें तो कोई भी भगवान जी भी आके अगर बोलेंगे नहीं बेटा तू ऐसा नहीं कर, तो मतलब जो सो रहा है उसको उठाया जा सकता है। द वन हु इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप, जो सोने के नाटक कर रहा है उसको कैसे उठाओगे यार, आप धक्का देते रहो उसको। तो ठीक है रौनक भाई, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। डेफिनेटली सेम हियर। अपन दोबारा बैठेंगे कभी, फिर से बात करेंगे डेफिनेटली, जब भी टाइम मिलेगा, मेरे पास होगा या आपके पास होगा, तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स। सो मैनी टॉपिक्स आर देयर। डांस के बारे में और बात करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। बात करने में तो आई एम ऑलवेज इन। हाँ, तभी तो इतनी बनती है यार हम लोगों में उस चीज़ को लेके। चलो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाइस, थैंक यू सो मच वेलकम फॉर हैविंग मी हियर।